करो कि गुरुकुल की हमारी थीम क्या है। गुरुकुल बेसिकली अगर मैं बात करूं टीचिंग, जिसके लिए सभी इंडस्ट्री में जाने जाते हैं, ढेर सारी कोचिंग्स हैं। टीचिंग के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, टीचिंग हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, ये हमारे पढ़ने लिखने की बात को करता है। लेकिन गुरुकुल जो है वो मेरे पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है, जो एनएलपी का एक्सपीरियंस है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। राइट, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? हम सभी अगर हम बात करें तो सबसे पावरफुल हमारा सेगमेंट होता है हमारी मेमोरी, हमारा ब्रेन। ये ब्रेन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन की तरह है ये। तो ब्रेन जो होता है वो कई तरीके से काम करता है। आप में से किसी भी आप कोचिंग में चले जाओ, हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जनरली जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो टीचर एक खड़ा होकर पढ़ा रहा होता है, ठीक है, और ढेर सारे बच्चे उसके सामने, ये स्टूडेंट्स सामने बैठे होते हैं, ऐसे ही होता है, और वो लगभग एक समान सभी को पढ़ा रहा होता है। लेकिन उसमें केवल कुछ बच्चे ही, और यूपीएससी की बात करें तो 0.01% बच्चे ही क्यों सक्सेस होते हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है। यही गुरुकुल की मैथमेटिक्स है, यही गुरुकुल की सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है कि इतने कम बच्चे ही क्यों सक्सेस होते हैं, जबकि टीचर ने सभी को बराबर से पढ़ाया। एक एक स्टेप, जो मेरी ओरिएंटेशन क्लासेस की गहराई में जितना समझते जाओगे, तुम्हें एक नया पैराडाइम मिलेगा कि एक्चुअली पढ़ने पढ़ाने की क्या परंपरा गुरुकुल में लाई गई है और क्या चीज है जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब मान लो किसी क्लास में 5000 बच्चे बैठे हैं, किसी में 100 बच्चे बैठे हैं, किसी में 400 बच्चे बैठे हैं, तो क्वेश्चन मेरा ये निकल कर आ रहा है कि इतना कम सक्सेस रेशियो क्यों? क्या टीचर ने सबको अलग अलग पढ़ाया? नहीं। तो इसका जो दूसरा सेगमेंट निकल कर आ रहा है, एक जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आप में से सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए होंगे, राइट? कोई ग्रामीण बैकग्राउंड से, शहरी, कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया, कोई हिंदी मीडियम से पढ़ के आया, किसी एकदम फ्रेशर है, कोई अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर चुका है। इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट का अपना एक स्तर अलग अलग है, उसका एक जो डायमेंशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। ये उनकी ग्रैस्पिंग पावर, किस चीज को? ग्रैस्पिंग पावर को अलग अलग करता है। इसको बहुत ध्यान से समझते जाना, यानी समझ के हिसाब से अलग अलग चीजें होती हैं। अच्छा, यूपीएससी में क्या होता है, एक तरह से ये पंचतत्व एक अपने साथ जोड़े हुए हैं, ठीक है? ये हर सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। आप साइंस वाले हो फिर भी हिस्ट्री पढ़नी है, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप आर्ट्स वाले हो, साइंस पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। आपको ऐसे सब्जेक्ट जो आपने कभी ह्यूमैनिटी में नहीं पढ़ा, लेकिन आपको ह्यूमैनिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। यानी ये आपको हरफन मौला जिसे कहते हैं, यानी हर विद्या से आपसे परिचित कराना चाहते हैं कि आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। अब इतना कुछ अगर हो रहा है तो स्टूडेंट, हम एजुकेशन सिस्टम में, जैसे अगर आपने देखा होगा 10th के बाद हम साइंस साइड से हैं, तो हमें फिर आर्ट के सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं रह जाता, छूट जाता है वो। ह्यूमैनिटीज से हैं तो हमें साइंस से कोई लेना देना, मैथ से कोई लेना देना नहीं, हम अपने सिर्फ स्ट्रीम में चलते हैं। अचानक से क्या होता है कि हम अपने नदी नाले से निकल के हम एक बड़े समुद्र में आ जाते हैं और हमें हर सब्जेक्ट से परिचय होना पड़ता है। अच्छा, हमें ये बात पता थी कि भाई हमारा इंटरेस्ट साइंस में है, तो इसलिए हमने आर्ट्स नहीं लिया था और हमने उसको छोड़ दिया था कि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं रट सकते, हमारा तो मन मैथ्स फिजिक्स में लगता है, बायो में लगता है। कुछ ऐसा ही होता है, आर्ट्स वाले को साइंस नहीं समझ में आ रही थी, इसने सब कुछ छोड़ दिया और वो दूसरे डायमेंशन में आ गया। लेकिन जैसे ही आप यूपीएससी में पहुंचे, आपको सभी सब्जेक्ट से परिचित होना है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जहां पर हमें ये फेलियर के बारे में पता चलता है। अब आपका साइंस में इंटरेस्ट है लेकिन ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट नहीं है। ये वर्ड इंटरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्ट, क्योंकि ये जब जग जाता है तो फिर वो चीज हमारी हो जाती है। तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है, आर्ट वाले को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। अब अचानक से यहां पे सबसे परिचय होना पड़ा और सभी सब्जेक्ट्स में आपको अपना क्या करना है, बेस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन है। बहुत कम लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, 700-800 लोग हर साल निकल रहे हैं, उसमें भी 100 लोगों को आईएएस मिल रहा है। तो इसका मतलब है कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा, यानी आप जब तक सर्वोत्तम नहीं होंगे, यहां पे क्या होता है, बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, इसमें बेस्ट में भी बेस्ट अगर आप नहीं होंगे, बेस्ट तो वो हो गए जो आईएएस बने। पूरे देश में 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 11 लाख लोग एग्जाम देने गए, उसमें से 800 लोग आईएएस मतलब यूपीएससी के लिए सेलेक्ट हुए। उसमें भी जो बेस्ट है वो कौन है, जो आईएएस बना। उसमें भी बेस्ट कौन है, जिसको अपना मनचाहा कैडर मिल गया, जोन मिल गया, सर्विस मिल गई। तो वो ऐसे मुश्किल से हार्डली 25-30 लोग होते हैं। अब ये सर्विस तुमसे सिर्फ सिलेक्शन नहीं कह रही है, कह रही है सिलेक्शन के बाद
बेस्ट, बेस्ट के अंदर बेस्ट, तब जाकर तुम्हें थ्रू आउट लाइफ अपनी मनचाही सर्विस यहां मिल पाती है। तो ये जो चीज ये बताता है कि इंटरेस्ट हमें डेवलप करना बहुत जरूरी। और अच्छा, हम बहुत पैराडॉक्स नेचर के हैं, हम बिल्कुल अलग अलग नेचर, अलग अलग बैकग्राउंड से होकर आए। अब हमें क्या करना होगा, किसी भी कोचिंग संस्थान में होता है भाई तुम्हें इतना टाइम दिया गया, कोर्स शुरू, बटन स्टार्ट, डे 1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, डे 1 शुरू। अब इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चनिंग माइंड होते हैं जिनका बैकग्राउंड, कोई यही सोच रहा है, मैथ से पढ़कर आया है, पीसीएम ग्रुप से, अचानक से उसके सामने लड़ाइयां शुरू हो गई, पानीपत की, हल्दी घाटी की। अब वो बड़ी देर तक इसमें लॉजिक, उसको आदत हो गई लॉजिक ढूंढने की, फॉर्मूले ढूंढने की, अब इसमें उसको मिल नहीं रहा है। अब उसका दिमाग हो रहा है खराब कि मैं ये पढ़ क्यों रहा हूं, मैं इसके बारे में क्यों, मुझे क्या लेना देना हल्दी घाटी युद्ध से। अब उसके दिमाग में बड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। फिर वहां से क्या होता है, जब ये दिक्कतें आती है, वो लॉजिक नहीं डेवलप कर पा रहा है, तो क्या होगा, वो अपने सब्जेक्ट से दूर भागना शुरू कर देता है। जब अपने सब्जेक्ट से वो दूर भागता है तो फिर उसमें डिसइंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और एक बार तुम्हारा किसी सब्जेक्ट में डिसइंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो फिर वो सब्जेक्ट तुम्हारा नहीं हो सकता, वो तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। फिर तो तुम उससे भागोगे, फिर सोचोगे अच्छा ये किसी तरह से खत्म हो जाए, दूसरा वाला सब्जेक्ट जब शुरू होगा तो उसमें हम अच्छा करेंगे, फिर दूसरा बीत जाता है, फिर तीसरे में अच्छा करेंगे, चौथे में अच्छा करेंगे, और कुल मिलाकर धीरे धीरे खेल खत्म, पैसा हजम। तो फर्स्ट इंप्रिंट हमारा खराब हो जाता है। टीचर तो बेस्ट अपना पढ़ा रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम किसको देना है? टीचर को एग्जाम देना है, स्टूडेंट को देना है, प्रेशर किसको डील करना है? हम तो पढ़ा के चले गए, किसको नोट्स बनाने हैं, आंसर राइटिंग किसको करनी है? अब यहीं पर वो असली खेल शुरू होता है जो तुम्हें समझना पड़े। यानी ये पूरी लड़ाई इस इंडिविजुअल की है, ये तुम्हारी लड़ाई है, ठीक है, ये तुम्हारी लड़ाई है। अब तुम्हारे इस जो ब्रेन है ऊपर, मैं इसको ब्रेन नाम दे दिया, ये जो ऊपर ब्रेन है ये बड़ा खतरनाक है। अब इसको सबसे पहले क्या करना है कि मैं यूपीएससी कर क्यों रहा हूं, सोच तो लिया कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहा हूं? आईएएस कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट कौन से हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, साइंस, इकोनॉमी, ये सब मेरे सब्जेक्ट है। हमने तो, आप में से किसी ने कहा, आपने सबने कहा मुझे आईएएस बनना है, सबने ये डिसाइड किया था ना मुझे आईएएस बनना है। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ, अब यूपीएससी में जो सब्जेक्ट्स आए वो आपको कैसे डील करने हैं आपको नहीं पता। दूसरा, ये एज ऐसी है जहां दुनिया भर की सारी चीजें आपके साथ होती हैं। रिलेशनशिप में आप पढ़ रहे हैं, टेंशन आपको, स्ट्रेस आपको, करियर आपको, शादी ब्याह का प्रेशर आपको, सारे प्रेशर इसी समय आने हैं। ये भी बड़ा मजेदार है। अब ये सारा कुछ कहां चल रहा है? इस दिमाग के अंदर। और इससे मुझे क्या चाहिए? सब कुछ छोड़ के तुम्हें यूपीएससी के ढेर सारे सब्जेक्ट भरने। अब ये सारी लड़ाई इधर ही चल रही है, 250 ग्राम के अंदर सारी लड़ाई इसी में चल रही है, ठीक है। घर परिवार वालों से दूर हो गए, गुरुकुल चले आए, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, सारी कहानियां चल रही हैं। यार दोस्त छूट गए, किसी को वीडियो गेम खेलने के आदि, एक लड़का आया था यहाँ पे, उसको वीडियो गेम का एडिक्शन था, भाग गया 2 दिन के अंदर, हॉस्टल से भाग गया। उसके पेरेंट्स से मैंने कहा था सोच समझ के भेजना, बोले नहीं नहीं यार रह लेगा, वैसा वैसा। 2 दिन वो वीडियो गेम के बिना नहीं रह पाया। जब उसने करिकुलम यहाँ का देखा, यार ये तो सोने का खाली टाइम दे रहे हैं, तो उसकी हालत खराब हो गई। तो ये क्या, ये सब किसके साथ हो रहा है? हमारे साथ हो रहा है। अब यहां जो काम किया जाना है वो टीचर के ऊपर काम नहीं किया जाना है, यहां स्टूडेंट के ऊपर काम किया जाना है। तो स्टूडेंट जो होता है उसको बनाने और बिगाड़ने वाला जो वर्ड होता है वो होता है हैबिट। क्या होता है? हैबिट, यानी आदतें। जैसा मैंने स्प्रिंग थ्योरी में बताया था, ये समझते जाना क्या चीज है। और गुरुकुल में 2 टीमें एक साथ काम करेंगी तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें अपने आप को ढील देनी पड़ेगी, तुम्हें अपने आप को छोड़ना पड़ेगा। अब ये आदतें जो होती हैं, हमारा दिमाग जो है ना, ये अच्छी और बुरी आदतों को नहीं पहचानता, वो सिर्फ आदत को पहचानता है। आदत क्या होती है? आदत होता है किसी भी काम को रेगुलर इंटरवल पे बार बार किया जाए, और उससे क्या होगा, उससे हमारे दिमाग को उसका एक न्यूरल पैटर्न पता चल जाता है, वही हैबिट्स कहलाती हैं। किसी भी काम को, जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो आदत है, उसकी बॉडी और उसके माइंड को क्या होता है, उसकी तलब होती है। किसी को चाय पीने की आदत है, उसकी तलब हो जाती है, तो वो क्या होता है, उसको चाय चाहिए होता है, या किसी को कॉफी पीना है, ठीक है। हर चीज की एक आदत हो जाती है। किसी को फोन की एडिक्शन हो गई, थोड़ी देर पे भी नोटिफिकेशन ना बजे, अभी देखो परेशान हो जाएगा, कहीं ऑफ तो नहीं कर दिया, बैटरी तो नहीं खत्म हो गई, ऐसा दिल धड़कने लगता है। किसी का फोन छूट जाए, आदत है हाथ में हमेशा फोन रखने की, तुम देखो उसका फोन छूट जाता है तो उसकी कैसी तड़प हो जाती है, क्या जैसे किडनी विडनी छूट गई और हार्ट वार्ट छूट गया उसका, ये हालत हो जाती है। तो बहुत सी अजीबो गरीब चीजें होती है, हैबिट्स। अब ये आदतें जो होती हैं, गुड
और बैड, दिमाग इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। हम जो कुछ भी बनते हैं अपनी आदतों की वजह से बनते हैं। जो कुछ भी हम हैं या जो कुछ भी हम होंगे वो सिर्फ हम चूज करते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हेल्थ हो गया, आध्यात्म हो गया, जीवन शैली हो गई, पढ़ना लिखना, पास फेल। आप इससे पहले किसी ना किसी कंपटीशन के साथ जुड़ चुके होंगे, पक्का आपने कुछ ना कुछ तैयारी जरूर की होगी। और अगर आप फेल हुए तो मैंने आपसे कहा था एनालिसिस करने के लिए, तो अगर आप वो एनालिसिस नहीं कर पाए हैं तो आपने, अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे आप पाएंगे कि उस समय जब आपको पढ़ने का टाइम था, जब आपको पता था आपको फलाना कंपटीशन देना है, आपने कुछ और चूज किया। हाँ या ना? कभी याद करके देखिए, चाहे ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, कोई कंपटीशन हो, आपने क्या चूज किया? एक दूसरी चीज चूज की, और नतीजा क्या रहा? हम वहां से दूर हो गए, जो हमें मिलना था हमें नहीं मिला। तो ऐसा क्या लग रहा है कि यहां आने के बाद वो चीज बदल जाएगी? नहीं, वो क्योंकि आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। जो गलती आपने वहां की है वो गलती आप यहां भी करोगे। उस समय भी आपने कोई ट्यूशन ज्वाइन किया था, याद करिए, कभी आप ट्यूशन गए नहीं, कभी आपने रिवीजन किया नहीं, तो यहां पर भी आप एक संस्था के साथ जुड़े हो। तो अगर वो आदतें आपके अंदर रह गई तो फिर जगह बदल देने से, टीचर बदल देने से और कोचिंग बदल देने से वो कुछ नहीं होगा। ये बात हमें पता है। आप, कई बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 कोचिंगें ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ नहीं होता उनका, क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर है इसकी प्रोग्रामिंग में। जब तक आप इसे नहीं चेंज करोगे तब तक काम नहीं होगा। मान लो जैसे मैंने क्या किया, प्रोग्राम लिखा, मैंने कुछ टाइप किया, टाइपिंग में एरर है, मैंने प्रिंट दिया, एक बार एचपी का प्रिंटर यूज किया, तो प्रिंट में वो गलती आएगी कि नहीं आएगी? मैं गुस्सा गया, मैं दूसरी कंपनी का प्रिंटर उठा लाया, फिर मैंने प्रिंट दिया, अब गलती आएगी कि नहीं आएगी? फिर मैं तीसरा प्रिंटर उठा लाया, मैंने कहा बहुत महंगा वाला कैनन का प्रिंटर यूज करेंगे, तो हमने उससे प्रिंट दिया, अब गलती आएगी कि नहीं आएगी? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम टाइपिंग एरर में है, प्रॉब्लम प्रिंटर में नहीं है। सो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखने के आदी हैं। हम ये चुनते हैं कि कोचिंग कौन सी अच्छी है, टीचर कौन सा अच्छा है, करिकुलम कहां अच्छा है, लेकिन वो उस करिकुलम में मुझे कितना चेंज किया जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहां पर उसी के बारे में बात करें। तो गुरुकुल क्या है? गुरुकुल की 3-4 टीमें अलग अलग काम करेंगी। गुरुकुल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुरुकुल एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो आपको बदलने के लिए बनाया गया है। अब जरा देखते हैं वो चीज क्या हो सकती है। तो जैसा मैंने बताया कि हम अगर सक्सेस लाइफ में करते हैं तो सक्सेस कुछ और नहीं होती। सक्सेस की डिफिनीशन अगर पूछा जाए तो सिर्फ सेलेक्टिव, चुनिंदा, सेलेक्टिव गुड हैबिट्स होती हैं, और कुछ नहीं है। सक्सेस यही है, क्योंकि ये हैबिट क्या काम करता है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंस है। इसको आइंस्टाइन ने कहा था दुनिया का 8वां सबसे बड़ा अजूबा। इस बात को अगर आज तुम यहां से क्लास से समझ गए तो तुम्हें गुरुकुल का 1 साल का करिकुलम समझ में आ जाएगा, गुरुकुल कैसे तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। और इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। सेलेक्टिव गुड हैबिट्स, व्हेन आई यूज द वर्ड सेलेक्टिव, यानी कि चुना हुआ, चुना हुआ, तो सेलेक्टिव जो होता है अनकॉन्शियस नहीं होता है, इट इज कॉन्शियस। आप किसे चुनते हैं? जिसके बारे में आप जानते हैं। जैसे आप कपड़े खरीदने गए तो ऐसे थोड़े ना होगा आबरा का 1 2 3 4 5 10वें नंबर पे जो कपड़ा आएगा हम ले लेंगे, ऐसे चुनते हो। जूते खरीदने गए तो बोले आबरा का डाबरा लूडो आया 6 में तो हम ये वाला जूता उठा लेंगे, ऐसे चुनते हो किसी चीज को। जब आप किसी चीज को चुनने जाते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है, बताओ? सबसे ऐसे थोड़े ना जरूरतें पूरे, जरूरत जूते वो पैर में तुम वो कपड़े बांध लो, अफ्रीका के लोग बांध के घूमते, जरूरतें पूरे नहीं हो जाएंगी? कौन से जूते के साथ तुम्हारी जरूरतें ऐसी पूरी हो रही? सबसे पहले जब आप जूता खरीदने जाते हो सबसे पहले आप देखते हो आपकी जेब में कितना है। नहीं, ऐसा नहीं करते। इसका मतलब कभी खरीदारी नहीं की। मान लो कोई पर्स खरीदने जा रहा है तो सीधे प्रादा के पर्स पे कूद जाते हो क्या? जेब में पता चला 500 रुपए है, रक्षाबंधन पे मिले, भाई ने दिए, तो प्रादा के पर्स पे थोड़े ना कूदोगे, उसकी कॉपी ढूंढोगे ना कि हमें ये चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप अपना बजट देखते हो, फिर अपना इंटरेस्ट देखते हो। मान लो जैसे आपको हरा कलर पसंद है, आपको नहीं हो सकता पसंद हो, तो आप अपनी चॉइस को रखते हो ना। हम सेलेक्ट कैसे करते हैं चीजों को? फिर उसके बाद हम अपनी नीड्स देखते हैं, हमारी जरूरत क्या है। मान लो किसी को कोचिंग के सामान रखना है, उसमें किताबें रखनी है, कुछ रखना है, तो उसको बड़ी जगह चाहिए होगी, पर्स में या बैग में। किसी को नहीं, खाली शो ऑफ करना है कि भाई पार्टी में जाना है, तो उसका पर्स अलग होगा। तुम देखना ध्यान से, ऐसे ही होता है। जब कोई रेगुलर यूज के लिए उसमें देखेगा कितनी चेन है, सिंगल चेन नहीं डबल चेन चाहिए,
चोरी पैसे रखने की भी जगह चाहिए, सामान कितना आएगा, नीचे से वो खोल के देखते हैं। कभी देखना लेडीज लोगों को पर्स खरीदते हुए, तो वो नीचे से खोल के देखते हैं, भैया कितना चौड़ा है, पूरा पर्स खोल के दिखाओ। लेकिन जब किसी को शो ऑफ खाली करना होता तो वो क्या होता है, छोटा होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, फोटो में अच्छा आना चाहिए। तो क्या होता है, नीड्स के हिसाब से हम चुनते हैं। तो सिलेक्शन जो होता है उसमें हम अपनी कॉग्निटिव, क्या कौन सा ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन यूज करते हैं। ये क्लासेस आपको पूरी तरह से बदल के रख देंगे। आपको अपने बारे में पता ही नहीं है, आपको लगता है कि पढ़ा दिया, पढ़ लिया और सक्सेस हो गए। तो मेरा वही क्वेश्चन है कि हर क्लास में टीचर सबको बराबर पढ़ा रहा है, सक्सेस सबको क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम ये जानते नहीं कि हमारा ब्रेन कैसे बिहेव करता है। तो जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम बहुत कॉन्शियस होते हैं उस चीज के लिए, कॉग्निटिव लर्निंग करते हैं, इमेज बनाते हैं कि ये पर्स पहन लेंगे या जूता जब खरीदेंगे तो कैसा लगेगा। अब मान लीजिए आप फॉर्मल पहनने के आदी हैं, तो क्या आप मुझे बताइए वो जो कपड़े वाले जूते आते हैं वो खरीदोगे? तो आप क्या करते हो, आप उसमें लेदर शूज, फॉर्मल शूज पहनते हो या कुछ भी पहन लोगे? और कोई पहनता तो तुम उसको कैसे ध्यान से देखते, देखो यार कैसे पहन के आया है, इसको तो कुछ सेंस ही नहीं है फैशन का। ऐसे ही होता है। तो आप सारी चीजों को इमेजिन करते हो। तो कॉग्निटिव लर्निंग, ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कॉग्निटिव लर्निंग करना। अब आप आईएएस बनना चाह रहे हो, ठीक है, सिलेक्शन वर्ड का समझो, आप आईएएस बनना चाहते हो। तो अब इसी वर्ड को हम समझते हैं कि यूपीएससी मुझे क्रैक करना है। यानी आप जा रहे हो और यूपीएससी संस्था से कह रहे हो कि ये मेरा ड्रीम है, मैं इसको परचेस करना चाहता हूं। देखो इस संसार में हर चीज खरीदी और बेची जाती है, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं है। तो आप गए और आपने यूपीएससी से कहा कि मुझे आईएएस बनना है। सेम ऐसे जैसे आपने कहा कि मुझे जूता खरीदना। अब जरा देखो, बहुत कंपैरिजन करके देखो, यहां पे शू है, ठीक है, या बैग है, और इधर यूपीएससी। मैं तुम्हें बहुत अच्छा कंपैरिजन करके दिखाता हूं। तो आप शू खरीदने कहां जाओगे? आपको जूता खरीदना है तो आप कपड़े की दुकान पे जाओगे? हाँ, नहीं, कहां जाओगे? जूते की दुकान पे। यानी तुम्हें पता है कि मुझे एग्जैक्टली कहां जाना है, ठीक है, कहां जाना है। अगर खरीदना है तो यहां जाना है, नहीं तो फिर मंदिर मस्जिद जाना है, अगर खरीदना नहीं है जूता चाहिए तो, ठीक है। तो ये एक अलग सेगमेंट है। लेकिन आपको पता, तो यूपीएससी, मुझे कहां जाना है? यूपीएससी। तो यूपीएससी आपको कैसे पता चला कि मुझे जो जूता है वो मुझे जूते की दुकान पे मिलेगा? योर प्रीवियस लर्निंग, आपको बताया, आपके पेरेंट्स ने बताया, आपके जो भी समाज है उसने आपको बताया, आपके दोस्तों ने बताया। सेम जब हम शुरुआत करते हैं, वी नीड मेंटर्स, ठीक है, वी नीड मेंटर्स या टीचर्स या गाइड, कुछ भी नाम दे दो इसको, टीचर्स, कि ये हमें आईएएस बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा। स्टेप 1, तो सबसे पहले नो अबाउट दिस यूपीएससी, इसके बारे में तुम्हें जानना जरूरी है, ठीक है। तो आप क्या हुआ, आपको यह पता होगा कि यूपीएससी के थ्रू हम आईएएस बनते हैं, के थ्रू आईएएस बनते हैं। जैसे आप गए जूते की दुकान पे, आपसे किसी ने कह दिया जूता जूते की दुकान पे मिलेगा। अब आप पहुंचे और वहां बैठ गए, बोले जूता दे दो। मान लो उसने एक आध जूते तुम्हें दिखा भी दिए, पसंद भी आ गया, लेकिन तुम्हें इसके बदले क्या चुकाना पड़ेगा? और तुम लड़ने लगे, नहीं मुझसे तो चाचा ने बोला था कि जूते की दुकान पे जाके जूता ले लो, उन्होंने ये थोड़े ना कहा था इसके बदले हमें पैसा भी देना पड़ेगा। तो क्या जूता मिलेगा? दूसरे तरीके से मिल सकता है, लेकिन वो नहीं मिलेगा। कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये लॉजिकल नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, हम ये बहुत इजीली कह देते हैं, बट सवाल है कि इस सपने को खरीदने के लिए या पाने के लिए मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। सेकेंड इन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कीमत। कई बार आप कुछ सामान खरीदने गए होंगे, पसंद आपको बहुत आया होगा, लेकिन जैसे उसको पे करने की बारी आई, किसके साथ ऐसा हुआ है? बजट ने अलाउ नहीं किया, बजट ने अलाउ नहीं किया, और फिर हमने उसकी जगह कुछ दूसरा पसंद कर लिया, मन मार के या उसके आसपास। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? कुछ भी कपड़े, जूते, XYZ कुछ भी खरीदने गए हो, हुआ है ऐसा? बहुत बार हुआ है, ठीक है, मन मार गया, अरे ठीक नहीं है यार, बाद में देखेंगे, या लगा अंदर हाथ डाला, अरे सेल वेल कब आएगी, तो पूछ के हम चले गए, ऐसा हुआ है। सेम चीज यहां बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं उसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी है, ये हमें डिसाइड करना होगा, ये हमें प्लान करना होगा। क्या करना होगा? प्लान। जैसे अगर आपने देखा होगा कोई अमीर आदमी है जिसने लाइफ में पैसे कमाए, सक्सेस कमाई है, तो वो जाता है, हाँ ये पैक कर दो, वो टैग नहीं देखता है, उसको वो चीज चाहिए होती है, कम टाइम में उसको हासिल करना होता है, क्योंकि वो इस चीज को खरीदने की हैसियत अपनी बना चुका। अब इस वर्ड को, जो हैसियत वर्ड मैंने कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से एक बड़ी कहावत आती है, बेगर आर नॉट चूजर्स,
बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जो भीख मांगने वाले होते हैं वो कभी चुनाव नहीं कर सकते, चुनने वाले हमेशा विजेता होते हैं। तो इस पूरे गेम में जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि यूपीएससी है क्या, ये कैसे एग्जाम कंडक्ट कराता है, यानी मुझे अपना सपना कैसे परचेज करना है, मुझे आईएएस बनना है तो मुझे कैसे प्रक्रिया पता होनी चाहिए। दूसरा कि मुझे इस दौरान क्या कीमत देनी होगी। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है एज एन एनएलपी ट्रेनर, मैं जानता हूं कि 99% बच्चे सिर्फ इसी स्टेप की वजह से फेल होते हैं। 99% बच्चे, जितने भी स्टूडेंट की मैं काउंसलिंग कर चुका हूं, हजारों की संख्या में जितने लोगों की मैं ट्रेनिंग कर चुका हूं, 99% बच्चे सिर्फ इसी वजह से फेल होते हैं, उन्हें कीमत नहीं पता होती है। वो ये चाहते हैं, वो जूता चाहते हैं, हाँ मैंने पिक्चर में देखा वो हीरो ने पहना था, मुझे भी वो जूता चाहिए, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि जाके तुम इस जूते को परचेस करो तो उनके पास उसकी कीमत नहीं होती है, तो फिर वो क्या होता है, लौट आते हैं। सेम चीज यहां होती है। तो ये चीज तो हम ज्यादातर, हमें टीचर्स और कोचिंग सब बता देती हैं कि हमारी चाहत है, बट एग्जैक्टली क्या चीज होती है कि इसके लिए तुम्हें कीमत कितनी चुकानी है। बात तो आप समझ चुके हो कि बिना कीमत के वो सामान तुम्हें नहीं मिलेगा। आपको फर्स्ट कॉपी लेनी है, ओरिजिनल प्राडा लेना है, क्या लेना है आपको, कौन सी गुची का बैग चाहिए, क्या चाहिए, तो वो चीज तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम उसको क्या कर सकते हो, कीमत चुका सकते हो। देयर आर वेरी फ्यू हु नो द कॉस्ट, और वो अपनी एलिजिबिलिटी को इतनी बढ़ा चुके होते हैं, अपनी योग्यता को इतनी बढ़ा चुके होते हैं कि उन्हें दी जाने वाली कीमत की कोई परवाह नहीं होती। जैसे कोई अमीर आदमी आता है, वो कहता है ये पैक करो, ये पैक करो, ये कार्ड लो, जितना बिल हुआ भिजवा देना, ऐसे बात करते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने। तो उनको इसकी परवाह नहीं होती। अंबानी जाके थोड़ा टैग देखेगा, 50% डिस्काउंट चल रहा है क्या तुम्हारा, उससे ज्यादा उसकी कीमत उसके समय की है। उसको जो चीज चाहिए उसको मिल जाएगी, क्योंकि उसने अपनी एबिलिटी को क्या कर लिया, बढ़ा लिया है। तो सेम चीज यहां है कि इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें यह पता होना चाहिए कीमत क्या होगी, और इसमें जो कीमत है वो तुम हो। और जब मैं तुम्हारी बात करता हूं, इट्स यू, सो वो तुम्हारी हैबिट्स हैं, वो तुम्हारी हैबिट्स हैं। क्योंकि कीमत कैसे आती है, मान लो आपको 10,000 का जूता खरीदना है, अंदाजा लगाओ, एक 10,000 का महंगा जूता खरीदना है, तो 10,000 तुम्हें पता चल गया इसकी कीमत 10,000 है। अब 10,000 को पाने के लिए तुम क्या करोगे, नौकरी करोगे, काम करोगे, ट्यूशन पढ़ाओगे, सेविंग्स करोगे, ऐसे ही तो करोगे। बड़े ध्यान से इस गूढ़ रहस्य को समझ लेना। जब मैं ये बात कह रहा हूं कि 99% बच्चे सिर्फ इसी स्टेप की वजह से फेल हो जाते हैं, उन्हें कॉस्ट नहीं पता होती कि कॉस्ट क्या चुकानी है। मैं अभी आजकल रील्स के माध्यम से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, शॉर्ट्स के माध्यम से, वो फलनवा टीचर बहुत सस्ता पढ़ा रहा है। अब फलनवा टीचर बहुत सस्ता पढ़ा रहा है, ठीक है, उसका इतिहास उठा के देखो, वो इससे पहले लोको पायलट, इससे पहले वनडे एग्जाम के लिए पढ़ाते थे, अचानक से बूम हुआ और आईएएस पढ़ाने लगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि एक वनडे एग्जाम और यूपीएससी दोनों बराबर है? यानी आपके गली मोहल्ले में जो सोमवार बाजार लगती है, उसमें जो जूते बिकते हैं सड़क किनारे, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉपी होते हैं, और एक ओरिजिनल जो ब्रांडेड चीज है, दोनों को आपने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो आपने देखा एकदम उसी तरह का काले रंग का जूता आपने 100 रुपए में अपने यहां मंगल बाजार में खरीदा है। अब फिर देखे, अरे मॉल में गए, बोले वो बड़ा अच्छा, अरे 100 रुपए में मिलता है, गए तो क्या करें, भगा देगा, चले यहां से निकल। तो सेम चीज हमारे साथ भी हो रही है कि कीमत हमें पता चल गई, और अब उस कीमत को एक्वायर करना है। कीमत चुकानी पड़ती है, तो चुकाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक्वायर करते हैं। अब इस साइंस में पहुंच जाओ, ये साइंस तुम समझ गए, गुरुकुल तुम्हारा एक साल बहुत अच्छा निकलने वाला है। क्योंकि हम सपने को चाहते हैं। चाहत क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाहत? चाहत क्या होती है? ज्यादातर बच्चे इसी वजह से फेल हो जाते हैं। जैसे वो कहते हैं मैं आईएएस बनने की चाहत रखता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं, मां बाप के सपने को पूरा करना चाहता हूं, मैं पावरफुल बनना चाहता हूं, देश की सेवा करना, यही सारे वर्ड सुने होंगे तुमने भी। किसी से पूछो आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं देश को बदलना चाहता हूं। चाहत जो होता है, कभी तुम मॉल में गए हो और तुमने एक वर्ड सुना है विंडो शॉपिंग की होगी, चाहत ये होती है विंडो शॉपिंग। कैसे होती विंडो शॉपिंग? मॉल क्या होते हैं, गए, खिड़की पे पुतला लगाओ, बड़ा सुंदर सा कोट है, बड़ा सुंदर से जूते हैं, प्रोडक्ट है, बाइक है, कुछ भी है, बड़ी हसरत से उसे देख के, सोच के बड़ी देर तक काश ये मिल जाए, उसके बाद वहां से निकल लेते हैं। चाहत ऐसी होती है। वो चीज तुम्हारी हुई? तुम्हारी कब होगी? जब तुम उस मॉल के अंदर जाओगे, शॉप के अंदर जाओगे, और उसकी जो रिक्वायर्ड कीमत है उसको चुकाओगे, वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। ये बाई एंड सेल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और कई बार आप लोगों ने विंडो शॉपिंग की होगी,
बड़ी हसरत भरी, किसी मान लो सोने का कोई नेकलेस है, कुछ भी है, बड़ी हसरत से कपड़े हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, बाइक है, कार है। ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी में ये क्षण नहीं आए होंगे, आपने उसको बड़ी हसरत से देखा होगा, फिर धीरे से आपकी नजर प्राइस पे गई होगी, यार आईएएस बनने के बाद ये पक्का ले लूंगा। आपने कितनी बार ये वादा किया होगा, या मम्मी पापा को दिला दूंगा, ये आपने वादा किया होगा। तो जिस चीज के साथ एक्चुअल कीमत नहीं जुड़ी होती, यानी आपकी हैसियत नहीं जुड़ी होती, वो चीज आपकी चाहत होती है। तो एक्चुअली में जो 100% स्टूडेंट आता है यहां पे, वो अपनी चाहत के साथ आता है, और वो क्या वर्ड यूज करता है कि सर मेरा सपना है। इसको क्या बोलता है वो? सपना है आईएएस बनने का। बुरा मत मानना, लेकिन मैंने अभी तक सबके मुंह से सुना है, सर मेरा सपना है आईएएस बनने का। क्या करना चाहते हो? आईएएस बनने का सपना है। सपना, लेकिन ये सपना नहीं, उसकी चाहत है। क्या है? उसकी विश है। लाइफ में विश और डिमांड का कॉन्सेप्ट अगर आज तुम मेरी क्लास से समझ गए तो लाइफ में कभी भटकोगे नहीं, कभी धोखा नहीं खाओगे। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, विश और डिमांड का अंतर आप समझ लो, यानी चाहत और मांग। डिमांड क्या होती है? एक्चुअल होती है। अब आज अगर तुम ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो गुरुकुल तुम्हें जो तकलीफ देने जा रहा है तुम्हारी हैबिट्स पे, वो तुम समझ जाओगे, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। और मैं चाहता हूं कि मेरा हर स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर हो जाए। वो लोग जो अभी छुट्टियां काट के आ रहे हैं, वो आखिरी छुट्टियां अपनी मना लें। ये क्लास पूरी भरी हुई है, वो आज छुट्टियां मना लें पहले, उसके बाद इनको तो संडे भी नहीं मिलने वाला है। तो आप ये समझो कि क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। आज आपके पास मान लो 800 रुपए हैं, समझना इसको, ठीक है? या चलो आज आपकी चाहत है कि एक बड़ा अच्छा दिन आपको बिताना है, और सिंपल क्या है कि आपको चाहते हैं कि आप एक अच्छी सी टी शर्ट आज खरीदें, मन कर रहा है। आज अभी गदर लॉन्च हो गई है तो मूवी भी देख लें, बर्थडे पार्टी में भी चले जाएं, मान लो कोई मनचाही एक बुक भी खरीद ले। ये आपकी चाहत है। देखो, चाहतों का कोई अंत नहीं होता है। तो अगर ये सब हो जाए तो आपका दिन क्या है? बहुत अच्छा है, बहुत मजे आने वाले हैं। ये दिन कितना अच्छा होगा। देखो, आप मूवी भी देख लोगे, अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लोगे, बर्थडे पार्टी में भी चले जाओगे, बुक भी खरीद लोगे, XYZ सारा काम आपका हो जाएगा रन। ठीक है? ये आपकी क्या है? विश है। टी शर्ट मान लो 400 रुपए की है। अब समझते जाना, मूवी टिकट मैंने कई सालों से देखा नहीं, तो अभी आप लोग बताओ कितने की चल रही होगी? 600-700, चलो ज्यादा हो गई, 200 मान लें, ठीक है? चलो 200 मान लें। बर्थडे में गए, मान लो गिफ्ट विफ्ट लेना है तो ज्यादा कोई देता वेता नहीं है, 100 रुपए मान लो दे दिया, ठीक है? डिपेंड का खाने का कितना मिल रहा है। और बुक मान लो 100 रुपए की है। तो मुझे ये अपना दिन अच्छा बनाने के लिए मुझे कितने रुपए चाहिए? 600, 700, 800। 800 हो गया। मुझे 800 रुपए अगर मेरी जेब में होंगे तो मेरी सारी विशेष पूरी हो जाएगी और मेरा दिन बहुत हैप्पी हैप्पी हो जाएगा, मैं खुश रहूंगा। आपने जेब में हाथ डाला, जेब में जैसे ही हाथ डाला आपने देखा कि आपके पास केवल ले दे के 400 रुपए हैं। क्या आप सारी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे? अब आप क्या करेंगे? चुनेंगे। टी शर्ट जरूरी है, चुनेंगे। फट गई है शर्ट वर्ट तो मुझे टी शर्ट चाहिए। मान लो है, काम चल जाएगा, अगले महीने 2 महीने बाद ले लेंगे। तो आपको लग रहा है मूवी देखना जरूरी, सारे दोस्त जा रहे हैं तो आप इसको चुन लेंगे। तो आप इस तरह से अपने चुनाव करेंगे, लेकिन आपकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। मान लो आपके पास 200 ही रुपए हैं, 200 रुपए हैं। मेरी कहानी समझते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो? अगर 200 रुपए है, अब आपकी इच्छाएं और कम पूरी होंगी। अब या तो आप मूवी देख पाएंगे, या बर्थडे गिफ्ट ले पाएंगे, और जो है वो आप बुक ले पाएंगे। बस आप बहुत कम इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। अगर ये और कम हो गई तो क्या होगा? अब आप बिल्कुल सबसे न्यूनतम वाली इच्छा पूरी कर पाएंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं। तो आपकी चाहत थी कि मुझे ये सब कुछ मिल जाए तो मेरा दिन बहुत हैप्पी हैप्पी हो जाएगा, लाइफ एक मीनिंगफुल हो जाएगी। बट ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर पॉकेट? इन योर पॉकेट, नॉट योर फैमिली एसेट। तुम्हारी पॉकेट में कितना है? अब इसको ऐसे समझो कि ये जो रुपए हैं ये तुम्हारी एबिलिटीज हैं। समझ रहे हो? ये रुपए कुछ और नहीं, तुम्हारी एबिलिटीज हैं। तुम एक वनडे एग्जाम देना चाहते हो, वनडे एग्जाम देना चाहते हो, 100 रुपए। तुम आईएएस बनना चाहते हो, तुम्हें घंटों पढ़ना पड़ेगा, बुक्स के साथ
लगना पड़ेगा, तो तुम्हारी एबिलिटीज और ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब है, कभी तुमने रुक के इसके बारे में कैलकुलेट किया? ईमानदारी से बताओ। तुमने यही कहा ना आईएएस बनने की इच्छा है, आईएएस बनना चाहते हैं, कभी इतनी बारीकी से सोचा कि जब हम सबसे बड़े एग्जाम की बात कर रहे हैं तो मुझे अपनी एबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना। एबिलिटीज मतलब योग्यता। इस एग्जाम को मान लो कोई एक छोटा मोटा एग्जाम है, 4 घंटे पढ़ के हो जाएगा, दूसरा एग्जाम है 6 घंटे पढ़ के हो जाएगा, 6 महीने पढ़ के हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी एग्जाम में मुझे पता नहीं कितने घंटे कितने दिन इसी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ना पड़ेगा। और योग्यता क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबिलिटी? एबिलिटी होती है डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करना। जैसे मान लीजिए आपको रटने की बड़ी आदत है, आपने रट बहुत अच्छा लिया, लेकिन एग्जाम कह रहा है रिटन होगा, तो क्या आपका रटा हुआ काम आएगा आपको लिखने की? आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं, बोले मैं किताब की किताब याद कर लेता हूं, क्या करोगे? आप राइटिंग नहीं कर पा रहे हो। आप राइटिंग बहुत अच्छा कर लेते हो, बोल नहीं पाते, इंटरव्यू में गए निपटा दिए जाओगे। पता चला आपसे एक्सप्लेनेटरी बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते, लेकिन जैसे ऑब्जेक्टिव की बात आ रही है आपका दिमाग सटक जाता है, अब खत्म हो जाएगा। तो एबिलिटी होती है जिस युद्ध में आप उतर रहे हो उस युद्ध की कलाओं के बारे में जानना। और हम इसको कैसे कहते हैं? हम सोचते हैं 10 घंटे पढ़ लिया तो हम आईएएस बन जाएंगे। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर आईएएस के लिए कितना घंटा पढ़ना होगा? पर सवाल यह है कि उन घंटों में तुम्हें करना क्या होगा? मेरे क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना और लिख लेना इसको। हम लोग ये पूछते हैं ना, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है कि 8 घंटे पढ़े कि सर 10 घंटे पढ़े। ऐसे होता है ना, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? बड़े ध्यान से जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं सुने। सवाल ये नहीं है कितने घंटे पढ़ना है, सवाल ये है कि उस एग्जाम के लिए मुझे जो भी योग्यता चाहिए, वो चाहे 10 घंटे में आए, 20 घंटे में आए, मुझे 24 घंटे हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे वो एबिलिटीज क्रिएट करनी है। क्योंकि ये क्या है? डिमांड सप्लाई है। ये डिमांड सप्लाई है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा? पहले तुम्हें जानना पड़ेगा। जूते के लिए जूते की दुकान पे जाना पड़ेगा। परचून की दुकान पे जाओगे तो जूता पहनोगे नहीं, जूता खाओगे, वो वाला हिसाब किताब हो गया। तो गलत जगह नहीं जाना है, यानी करियर बर्बाद नहीं करना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जब आपको पता होना चाहिए तो आप क्या कहते हो कि सर मुझे 10 घंटा पढ़े या 12 घंटा पढ़े? नहीं, हमें एबिलिटीज जनरेट करनी होगी। तो गुरुकुल कुछ और नहीं है, एबिलिटीज को जनरेट करने का नाम है। तुम 10 घंटे में करो, तुम्हें जरूरत है तो तुम 15 घंटे करो, तुम्हें 16 घंटे करो, इट डजंट मैटर। तो आज के बाद अपने दिमाग से ये निकाल देना, टास्क क्या होना चाहिए? मुझे वो एबिलिटी जनरेट करनी है। ठीक है, ये एबिलिटी हमें जनरेट करनी है। क्योंकि डिमांड कब होगी? डिमांड तुम तभी कर पाओगे, विश तो तुम्हारी है कि तुम्हें सब मिल जाए, लेकिन इस सब पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपनी हैसियत को यहां तक बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? अपनी एबिलिटी को। और जब तुम्हारी एबिलिटी यहां तक हो जाएगी तब तुम समझ लेना तुम सारी चीजों को परचेज कर सकते हो। और जिस चीज को तुम परचेज कर सकते हो वही चीज तुम्हारी है, नहीं तो वो शोरूम में। वही चीज तुम्हारी है, तुम उसको अपने घर लेकर आ सकते हो। तो अगर तुमने आईएएस बनने का सपना देखा है तो आईएएस बनने के सपने में तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना होगा, और ये सबके लिए अलग होगी। यानी ये यात्रा कैसी है? इंडिविजुअल है। आपकी कैपेबिलिटी अलग है, आपकी कैपेबिलिटी अलग है। हो सकता है आप साइंस में अच्छे, हो सकता है आप ह्यूमैनिटीज में अच्छे, कोई राइटिंग में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है। तो आपको कैपेबिलिटीज को हर तरीके से बढ़ाना होगा। अब समझ में आया डिमांड और सप्लाई का गैप है, विश और डिमांड। तो ज्यादातर लोग जो हैं, तुम कहीं भी चले जाओ, मुखर्जी नगर, करोल बाग, पीछे सर पे हाथ रख के, यार भाई को आईएएस बनना है, आग लगी पड़ी अंदर, आईएएस बनना है। क्या है? चाहत है। आग इतनी लगी पड़ी है कि अल्कोहल अंदर डालना शुरू कर देते हैं आग को भड़काने के लिए। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यह स्थिति हो जाती है। तो आपको उस एबिलिटी पे फोकस करना होगा कि मुझे कैसे अपनी योग्यता बढ़ानी है, और ये योग्यता बढ़ गई, मेरी कैपेबिलिटी हो गई, ये सपना मेरा है। तो चाहत से अब आपको आज से निकलना है, आपको एक्चुअल बैकग्राउंड पे काम करना। अब सवाल यह है कि ये एबिलिटी क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट, योग्यता क्या है? क्योंकि यही योग्यता क्या काम करेगी? आपकी परचेजिंग पावर। ये सपना खरीदना पड़ता है। क्यों भाई? 13 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, तुम अकेले होते इस रेस में दौड़ने वाले तो बाबू तुम ही फर्स्ट हो, तुम ही लास्ट हो, कोई टेंशन नहीं थी।
13 लाख लोग इसी सपने के साथ उतर गए। उसमें आजकल एक नया फैशन आ गया जिसको आईपीएस मिल रहा है, आईआरएस मिल रहा है, आईआरटी मिल रहा है, वो सब वापस आके आईएएस बनने के चक्कर में दोबारा एग्जाम दे रहे हैं। वो पहले ही सीट खा चुके, फिर दोबारा तुम्हारी सीट खा रहे हैं। आईआईटी से भी वो यहीं आ रहे हैं, एम्स से वो यहीं आ रहे हैं, सीए करके यहीं आ रहे हैं, दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं वो यहीं आ रहे हैं। ऑलरेडी एसडीएम है फिर भी एग्जाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आईएएस चाहिए। तो ये एग्जाम का नेचर बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। अब ये योग्यता की जो बात होती है, योग्यता आपकी परचेसिंग पावर बढ़ाएगी। सवाल है योग्यता क्या होती है? अब जरा इसको समझो। एक युद्ध हो रहा है, ठीक है? तो आपको पता होगा जैसे महाभारत के युद्ध में एक था कि तलवार वाला तलवार से लड़ेगा और गदा वाला गदा से। चलो युद्ध छोड़ देते, खेल का नियम है, ठीक है? अब खेल जो हो रहा है वो हॉकी का है। हॉकी के खेल के नियम अलग होते हैं। हॉकी का खेल है, आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो और आपको हॉकी के नियमों की नॉलेज नहीं है। आपको किसी ने बता दिया खेल ही तो है, खेल लोगे। अब आप क्रिकेट से सीधे किस में घुस गए? हॉकी में। वो स्टिक ऐसे पकड़ के चल रहे हैं और आपको ऐसे पकड़ के खड़े होने की आदत है। दोनों का मामला अलग है। आप जैसे ही सामने गेंद देखते हो घुमा देते हो, उनको गेंद को हॉकी के साथ लेके चलना पड़ता है। तो क्या करोगे इस खेल के मैदान में? क्या करोगे खेल के मैदान में? 4 आदमी के सर ही फोड़ोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। यही तो करोगे। तो अगर आप क्रिकेट के खिलाड़ी हो, क्रिकेट के जानकार हो, ठीक है, या वॉलीबॉल के खिलाड़ी हो, हाथ से बॉल को मारते हो और फुटबॉल के गेम में तुम्हें उतार दिया, तो फुटबॉल के खेल में अगर हाथ लग गया तो हैंड पेनल्टी हो जाती है। और वॉलीबॉल के गेम में आप पैर नहीं मार सकते, आपको हाथ से ही बॉल टच करनी, वहां पेनल्टी। दोनों के नियम अलग हैं, दोनों के नियम अलग हैं। तो इसका मतलब है जिस खेल में उतरे हो उस खेल के नियम तुम्हें पता होने चाहिए। योग्यता किसकी बढ़, मान लो तुम्हें पता चल गया कि यार मुझे हॉकी खेलनी है, मुझे फुटबॉल खेलना है और मुझे हाथ से नहीं बॉल टच करना है, मुझे पैर से बॉल टच करनी है, पैर से मारना है, बैलेंस पैर से बनाना है सब कुछ। तो आप क्या करोगे? उस खेल के अकॉर्डिंग अपनी योग्यता स्टार्ट करोगे। दिक्कत जानते हो क्या है? मोर देन 80% स्टूडेंट यूपीएससी में जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस खेल के नियम ही नहीं पता है। वो क्या कहते हैं? मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, यही बोलते हैं। मुझे एग्जाम देना है। कैसे बोलते हैं? 2024 में मुझे एग्जाम देना है, 2025 में मुझे एग्जाम देना है। अच्छा, एग्जाम इस देश में इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। क्या सभी बराबर हैं? इसमें केवल पीसीएम पूछा जाएगा, इसमें केवल पीसीबी पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसमें जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा केवल इससे पूछा जाएगा। क्या ये बराबर है? और सेम माइंड के सेट के साथ हम यहां आ जाते हैं तो क्या होता है हमारा? हमें यही नहीं पता होता है कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। एबिलिटी बढ़ाओगे कैसी? मान लो तुमसे किसी ने कहा यार फुटबॉल का खेल है, तुमने कहा वॉलीबॉल जैसे होता है वैसे, वो भी दोनों। बोले क्या होगा चाचा? तो चाचा मतलब जो हमारे मठाधीश होते हैं, कई सालों से तैयारी कर। अबे बोले बॉल से खेली जाती है। अच्छा, तो वॉलीबॉल के खिलाड़ी ने प्रैक्टिस बढ़ा दी, 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने लगा और पता चला जिस दिन उतरा तो उस दिन पता चला ये मैच तो पैर से खेला जाता है और प्रैक्टिस आपने बढ़ा दी। क्या होगा? तो आप क्या पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आप क्वेश्चन क्या करते हो? कितने घंटे? वॉलीबॉल का खिलाड़ी कहे सर मैच क्या बहुत तगड़ा है, कोच ने कहा हाँ बिल्कुल बहुत तगड़ा है। अच्छा सर मैं अभी 5 घंटे प्रैक्टिस करता हूं, मैं 8 घंटे प्रैक्टिस शुरू। बोला हाँ बेटा करो, शाबाश, आशीर्वाद, ठीक है। और बेटे ने क्या किया? 8 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रैक्टिस कर किस चीज की रहा है वो? वॉलीबॉल की। और मैच कौन सा है? जीत जाएगा? मेहनत उसको जिता देगी। कहते हैं ना हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। कर लिया हार्ड वर्क। तो जो आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि सर कितने घंटे पढ़ें, क्वेश्चन पहले ये पूछो किस एग्जाम के लिए पढ़ें। मैं क्या अपने इस एग्जाम का नेचर समझता हूं? मुझे एग्जाम का नेचर पता है, स्टेप्स पता है। क्या ये ग्रेजुएशन का पेपर है कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन लगा लिए, कुंजी पढ़ ली, बी कॉपी सी कॉपी भर दी तो पास तो हो ही जाओगे? क्या ये किसी खास डोमेन का एग्जाम है? नहीं। करंट अफेयर्स की कोई था नहीं है कहां से क्या चीज आएगी। जनरल स्टडीज की कोई था नहीं है कहां से कहां तक जाएगा। तो इसका कोई डोमेन सब्जेक्ट है नहीं।
तो आप अगर ये कहते हो कि हार्ड वर्क करेंगे, सपनों में जान रखेंगे, ये सब बातें तुमने बहुत सुनी होगी मोटिवेशन इंडस्ट्री में। दिल लगा के पढ़ो, फौलाद पिघला दो, ये सब तुमने बहुत कहानियां सुनी होंगी। सपनों में अगर जान है तो ऊंची ये उड़ान है, इस तरह की बहुत शायरियां भी सुनी होंगी तुमने। बट एक्चुअली में ये रियलिटी पे काम नहीं करता। रियलिटी में काम आता है सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्राउंड लेवल स्ट्रैटेजी। तो हमारी बात ये निकल कर आई कि भाई अभी तक जो हमने डिस्कशन किया कि आपको पता होना चाहिए मेरी दुकान कहां है, यानी जो मुझे चाहिए उसके लिए मेरी जगह कौन सी है। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि चाहत किसे कहते हैं और डिमांड किसे कहते हैं। डिमांड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, मुझे अपनी योग्यता उसके हिसाब से रखनी पड़ेगी। अगर मुझे चाहिए कि मेरा पूरा सपना पूरा हो तो मुझे उसी हिसाब से आउटपुट देना पड़ेगा। अब तुम्हारे उस दौरान क्या होगा, मान लो इस समय तुम्हें शादी ब्याह में जाने की बड़ी आदत है, यारी दोस्ती है, रिलेशनशिप में हो, ठीक है, बहुत सोशलाइट हो, सोशल मीडिया पे भी हर 15 मिनट में अपनी फोटो अपलोड करते हो। तो अब तुम ये सारी चीजें चाह रहे हो और तुम्हारा जो लक्ष्य है वो तुमसे कह रहा है कि नहीं मुझे केवल और केवल यही एफर्ट चाहिए, तो तुम्हें वो सब क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए अपना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। फिर तीसरी जो बात हुई इंपॉर्टेंट, वो है एबिलिटी किसके लिए। पहले इस एग्जाम का नेचर तो समझो, ये है क्या, क्योंकि एबिलिटी पता चला तुमने वो पुराने काम में बोला अच्छा रुको 12 घंटे पढ़ लेते हैं आईएएस बन जाएंगे, कहीं इंटरव्यू में पढ़ लिया था, वो टॉपर था वो 12 घंटे पढ़ता था। लेकिन सवाल है कि 12 घंटे पढ़ने वालों की कमी पड़ी है, पढ़े हुए, लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो 12 घंटे में क्या पढ़ना है, एबिलिटी किस चीज के लिए निकालनी है, इसके बारे में वो सोच नहीं रहे। इतनी फोटोज में सिर्फ बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेकंड डिविजनर हैं, इनके माँ बाप को भी इनसे उम्मीद नहीं थी कि ये कभी जिंदगी में सक्सेस होंगे, जिन्होंने पैदा किया, लेकिन इन्होंने वो लाइन ड्रॉ कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझ लिया कि मुझे कैसे इसको क्रैक करना है। और बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आते हैं गाइडेंस लेने के लिए, जिनको लगता है कि डे वन अरे भाई ये तोप हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि यहां तोपें फिस हो जाती, काम ही नहीं चलता है। तो एबिलिटी जो बढ़ाने के लिए अब अगली जो चीज है कि मुझे नेचर ऑफ द एग्जाम पता होना चाहिए। एबिलिटी बढ़ेगी किसकी, नेचर ऑफ एग्जाम से। बड़ा जरूरी है नेचर ऑफ एग्जाम, नहीं पता यूपीएससी का नेचर आप लोगों को पता ही नहीं एक्चुअली में। कितने लोगों ने बताया कि यूपीएससी में बहुत प्रतिभाशाली बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, बताया जरूर होगा, ईमानदारी से सुन लो। हर किसी के बस का नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट हो, पढ़ने में बहुत तेज हो तभी आईएएस बन सकते। किसने किसने सुना है ये, किसने किसने सुना है कि भाई गांव देहात का बच्चा जल्दी सेलेक्ट नहीं होता, ठीक है, तुम्हारे बस का नहीं, ये तो डायलॉग तुम्हें पक्का दो। आईएएस का सपना बेकार में देख रहे हो, कोई छोटी मोटी पहले नौकरी पकड़ लो। लड़कियों के लिए बोला गया होगा बीएड कर लो, टीचर बन जाओ, ठीक है, लड़कों के लिए बोला गया होगा एलडीसी पकड़ लो, एक सरकारी नौकरी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, माँ बाबूजी का खर्चा कब तक, ये सब कहानियां तो आपको बताई गई होंगी, ठीक है। तो ये आपने भी सुन रखी होंगी और आपको सुनाने वालों ने भी ये सालों से पीढ़ियों को सुनाते चले आ रहे हैं। तो नेचर ऑफ एग्जाम बड़ा जरूरी। अब नेचर ऑफ एग्जाम क्या होता है, जैसे मान लो आप एक बहुत अच्छे तलवारबाज हो, बहुत अच्छी तलवार चलाते हो, तो आपसे बोला प्रतियोगिता में भाग लेना, आपका खून तुरंत फड़फड़ाने लगता है, बाहर आने लगता है, बोले हाँ बिल्कुल मैं पहुंच रहा हूं, मार तलवारें घुमाते हुए दोनों हाथों से एकदम चले, आपकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। अब जरा सुनो होता क्या है। अब जब पहुंचे आप उस सभा में तो संगीत की प्रतियोगिता हो रही थी, संगीत की प्रतियोगिता हो रही थी, वहां राग मल्हारी, राग दरबारी, वो बड़े बड़े स्वर उठ रहे हैं। अब आप अगर उसमें अपनी तलवार चलाओगे तो जहां से स्वर निकल रहा है तुम वो स्रोत ही बंद कर दोगे। सेम चीज हम यहां करते हैं, बुरा मत मानना, लेकिन सेम हमारी जर्नी, हम एक्चुअली इतना हमें ब्लाइंड कर दिया जाता है कि जब तक तुम यात्रा के बारे में जानोगे नहीं तब तक यात्रा तुम करोगे ही नहीं। हमें बताया नहीं जाता लेक्चर 1 ओह वी आर गोइंग फॉर द हिस्ट्री, अच्छा ज्योग्राफी, धड़ाधड़ नोट्स बंडल पीडीएफ पता नहीं क्या क्या, लेकिन क्यों, मैं अपने आप को कैसे प्लान करूं। और बच्चा भी सोचता है हाँ मास्टर साहब बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ाएं, यही एग्जाम दे, खत्म करें यार, छुट्टी हमने तो फीस दे दी है। बच्चा भी सपने देखने लगता है कि ये जो फोटोज टंगी हैं इसी में हमारी भी एक और टंग जाएगी, संस्थान टांग ही देगा। लेकिन ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम ये क्यों भूल जा रहे हो, इंडिविजुअल हो तुम, ये तुम्हें लड़ना है, ये सारा प्रेशर तुम्हें डील करना है। तो ये मोटिवेशन नहीं, एक्चुअल जो है फैक्चुअल जो चीज है उसको जानने की कोशिश करो।
तो नेचर ऑफ एग्जाम में तुम तलवारबाज अच्छे हो लेकिन मामला संगीत का चल रहा है, तो फिर वहां तुम जाके डिजास्टर करो, थोड़ी देर बाद भगदड़ मच जाएगी वहां पे जब तलवार चलाना शुरू कर दोगे। तो एक्चुअली में हम यही करते हैं, क्योंकि हम ये अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। मान लीजिए आप में से कोई ऐसे बैकग्राउंड से है जिसको बताया गया कि बी सी डी कॉपी भर दिया, कुछ भी लिख के भर दिया, क्वेश्चन ही 4 बार लिख दिए तो पास हो जाओगे। किसने किसने कहानी सुनी है? मास्टर साहब के यहां झोला लेके सब्जी लेके जाओगे, या कुंजी आती है, की मिलती है, हर यूनिवर्सिटी के पीछे छोटी छोटी किताब की दुकानें होती हैं, वहां पे खूब बिकती है, जिसमें बेचने वाला कहता है लाल किताब गारंटी, पास होने गारंटी। या आजकल तो और ऑर्गेनाइज हो गया, पर्ची वर्ची भी अब आजकल इंस्टीट्यूशनल वे में बनने लगी है, होता है। अब आप ऐसे किसी कल्चर से निकल कर आ रहे हो, सब लोग नहीं है लेकिन ऐसे कल्चर से निकल कर आ रहे हो, और अचानक से आपने कहा अरे मुझे आईएएस बनना है, चले आए, घुस है, क्या करना होगा, किसी ने बताया फलनवा कोचिंग में चले जाओ, हो जाएगा अपना, तो चले आए। लेकिन आप नहीं जानते कि इस एग्जाम में आपका नेचर क्या है, आप इस इंडिविजुअल लड़ाई में अकेले हो। बस जिसको ये राज समझ में आ गया कि मैं इस लड़ाई के योग्य हूं या नहीं हूं, पहले तो हमें यह पता करना होगा। और अगर मैं योग्य नहीं हूं तो मुझे अपनी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी कैसे बढ़ानी है, अपनी एबिलिटी कैसे बढ़ानी है। अगर मुझे ये इस पे काम कर लिया तो सिलेक्शन बहुत आसान है, क्योंकि एक्चुअली में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 13 लाख लोगों से कंपटीशन है, लेकिन अगर तुम मेरी अभी तक की क्लास सुन चुके होगे तुम्हें पता चल गया होगा कि 80% लोग इस एग्जाम के बारे में जानते ही नहीं है। वो एक अलग ही खुमारी में है, एक अलग वो सपना देख रहे हैं कि वो आईएएस बनना चाहते हैं। और सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें इस प्रोसेस के बारे में शायद पता है, और 10% लोग ही उस पर काम कर पा रहे हैं। और लिटरली अगर तुम देखोगे 5 से 7% लोग हैं जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो तुम्हारा कंपटीशन इतने लोगों से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन एक्चुअली में जो लड़ाई है वो केवल 5 से 7% लोगों की है। अगर तुम एक प्रक्रिया को फॉलो करते हो तो कंपटीशन है ही नहीं है इसमें, लेकिन वो स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। और इस दौरान तुम्हारी जो कमियां हैं वो तुम्हें अपने मेंटर्स को बताना पड़ेगा। इसीलिए हमने टीचर्स प्लस मेंटर्स का कॉन्सेप्ट रखा, क्योंकि टीचर ने अपनी बात कह दी, टीचर कम्युनिकेशन करता है, स्टूडेंट टीचर से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। हमने कम्युनिकेशन को बाय डायरेक्शनल रखा। तो हमने एक डायरी दी है, सबके पास आ गई है। ये डायरी अगर नहीं मिली मुझे तो तुम्हारे लिए डिजास्टर होगा, इसके बिना तुम यहां घुस नहीं सकते, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेरा कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। तुम्हारी सुबह आंख खुलने के बाद तुम सबसे पहले मेरे मॉड्यूल में हो, और मेंटर्स के साथ आपको बात करनी है। ये डायरी डेली चेक होती है, इसकी रिपोर्ट मेरे पास बन के आती है, फिर मैं उसको बुलाता हूं बात करने के लिए। क्योंकि आप यहां पहला माइंडसेट गुरुकुल में तय कर लीजिए कि आप यहां अपना दिमाग खोलने के लिए आए हैं, आप यहां खुद को बदलने के लिए आए हैं। सक्सेस इज इक्वल टू सेलेक्टिव हैबिट्स। सेलेक्टिव हैबिट्स, सेलेक्टिव मतलब जिसको हम कॉन्शियसली चुनते हैं। और जब हम किसी चीज को कॉन्शियसली चुनते हैं तो हम उसके साथ क्यों, कैसे, कहां, कब की बात करते हैं। जब आप कॉन्शियसली जूता खरीदने जाते हैं तो उससे पहले कई सवाल पूछते हैं, यही जूता क्यों। मान लो आपने एड़ी वाला जूता बढ़िया सा ले लिया और आपको खेलना फुटबॉल है, जूता आपको चाहिए था क्रिकेट और फुटबॉल के लिए, और जूता आपने ले लिया हील वाला, तो पूरा ग्राउंड गएगा टिकटॉक टिकटॉक चलते, तो पूरी आपकी हालत खराब हो जाएगी वहां पे। या किसी ने हील की सैंडल खरीद ली और रनिंग करनी उसको, पूरा वो रनवे खोद डालेगी उसके अंदर, तो क्या होगा, डिजास्टर होगा ना, गलत चुनाव होने की। तो आप क्या करते हैं, जब आप जूता खरीदने जाते हैं तो आप सारी चीजों को देखते हैं ना। तो सेम यहां पर भी है कि जब आप सेलेक्टिव होते हैं तो आप उसके सारी चीजों को चेक करते हैं। यानी सेंटर आप हैं, आपकी चॉइस है, तो आप किसी और ने टॉप किया, किसी ने क्या किया, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आप कौन है, सेंट्रल यूनिट आप हैं। आप यहां आए हैं गुरुकुल में अपनी सारी कमियों को हमें बताने के लिए, सेलेक्टिव हैबिट्स के साथ जोड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो आपका कंपटीशन अगर सही तरीके से चले तो आपका कंपटीशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब नेचर ऑफ एग्जाम क्या चीज हमसे कह रहा है, आपने तो सुना होगा कि इस एग्जाम में 3 स्टेप होते हैं। चलो देख लेते हैं कौन कौन सा। प्री, मेंस, इंटरव्यू, यही किसने किसने सुना है। चलो बताओ प्री क्या होता है, सबसे पीछे प्री क्या होता है।
बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं। हाँ हाँ बोलो, खड़े होके बात करो आराम से, या बैठ जाओ, कोई बात नहीं अगर बोल पाओ तो। प्रीलिम्स क्या होता है? पता है ना कि ये 3 स्टेप होते हैं, कितनी बार ये सुना है? प्रीलिम्स, प्रीलिम्स क्या होता है? हाँ, तो इसका नेचर एमसीक्यू क्यों रखा गया है? आप लोग लिखो, मैं अपनी हर बात को प्रूव करता हूं। इसका नेचर एमसीक्यू क्यों रखा गया है? एमसीक्यू क्या होता है? आईएएस की तैयारी करने आ गए हो ना? उम्र, एज, ठीक है, 21 साल हो गया, तुम्हें नहीं पता? और इसका कब से सोच लिया था आईएएस बनने का? 2000, अभी इसी साल सिक्का उछाला है, ठीक है। तो इतने दिनों में तुम ये फर्स्ट स्टेज नहीं समझ पाए कि एमसीक्यू क्या होता है, एमसीक्यू क्यों क्यों कराया जाता है। इन्होंने बताया कि प्रीलिम्स क्या होता है, जीएस होता है, सीसैट होता है, इतने क्वेश्चंस आते हैं, यही सबको पता है, 99% को भी ये पता है। जिसको ये पता है कि ये प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव क्यों होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके लिए एग्जाम आसान है। आज तुम्हें यहां प्रूव करके भेजूंगा कि तुम्हें एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारे फेल होने का रीजन तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम गायन प्रतियोगिता में तलवार चलाने जा रहे हो, या तलवारबाजी की प्रतियोगिता में तुम राग मल्हारी गाने जा रहे हो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम यह कि तुमने कहा कि सर बहुत मन से गाना गाया। अबे तुम्हारा गाना सुनने थोड़े ना कोई आया था, वहां तलवारबाजी की प्रतियोगिता चल रही थी। तुम गलत प्रतियोगिता में गलत चीजें कर रहे हो, उसके बाद कहते हो सर मैं मेहनती बहुत हूं। क्या करेंगे तुम्हारी मेहनत का? तुम किसी ऐसी प्रतियोगिता में गए कुश्ती देखने के लिए, कुश्ती चल रही, वहां डांस शुरू हो जाए तब, और तुम कुश्ती के बहुत बड़े शौकीन हो, तुम कुश्ती के लिए अपना टाइम और पैसा खर्च करके गए हो, तो सेम चीज तुम यही कर रहे हो यूपीएससी के साथ। इससे पहले मैं सेमिनार में बताया था वो क्या चाहता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप ये एग्जाम देने जा रहे हो, एमसीक्यू क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं? वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं? निष्ठ यानी यही है, इसी में, इति, ये निष्ठ है, कहते हैं निष्ठावान, यानी इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है मेरे पास जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें एक पक्का सही है, एक पक्का सही है, इन्हीं 4 में से एक आंसर है। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिव होना, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है भीड़ में संकेंद्रित होकर देखना, यानी आपके विस्तार से आपके केंद्रीकरण होना। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है, तो सूर्य की किरणों को समेट के क्या कर देता है, एक बिंदु पे लेकर आता है। तो ऑब्जेक्टिविटी कहता है कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं, जो संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट समझे हैं, उसमें से सही तथ्यों की तुम जांच पड़ताल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एक्चुअली में अगर मैं तुमसे कहूं, इसका मतलब होता है रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं, प्री है, एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी बुद्धिमान इंसान के लिए, बड़े ध्यान से समझना, किसी भी बुद्धिमान इंसान के लिए जो बुद्धि का पहला सेगमेंट है, बुद्धि का पहला सेगमेंट क्या होता है? रीजनिंग होना। रीजनिंग का मतलब होता है उसके कारण कथन प्रभाव के बारे में जानकारी। रीजनिंग क्या कहता है कि क्या कारण है, एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, और क्या प्रभाव है। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द इफेक्ट? रीजन इफेक्ट है। तो ये क्या है? ये रीजनिंग माइंड है। रीजनिंग माइंड मतलब है सोचने की शक्ति का आगे प्रसार होना। तो मैं बार बार रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग का मतलब होता है सामने दिए गए फैक्ट्स में से अपने काम का फैक्ट चुन लेना, ये रीजनिंग होता है। दिस इज नोन एज रीजनिंग। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो कुछ और नहीं है, रीजनिंग है।
हाल ही में साइंटिस्ट ने यह किया, इस कथन पर विचार करिए, फॉलोइंग दीज सेंटेंसेस 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। महात्मा गांधी के आंदोलन पे निम्नलिखित कथन पे विचार करिए, फॉलो द स्टेटमेंट 1 2 3 4। उसके हम 4 अलग कि महात्मा गांधी ने ऐसा किया, महात्मा गांधी का इन्होंने सहयोग किया, इसका ये प्रभाव रहा, उस समय का जो है वो वाइसराय या जो गवर्नर जनरल था वो ऐसे ऐसे काम कर रहा था। आपने 4 बातें वहां पे कर दी, उसमें से आपसे कह रहा है कि इसमें से सही बात कौन सी है। तो रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग हमें एक ओवरऑल पिक्चर देख के अपनी चीज को चुनने की ताकत देता है। रीजनिंग का यह प्रभाव होता है, और माना जाता है, दुनिया भर के दार्शनिक ये कहते हैं कि इंसान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नॉलेज, विजडम अटेन करने के लिए उसका रीजनिंग माइंड होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग माइंड से ही वो न्यू नॉलेज, वर्ड लिख लो इसको, न्यू नॉलेज को एक्वायर कर सकता है। बड़े ध्यान से लिखना, आज तुम्हें पता चलेगा तुम्हें प्रीलिम्स के बारे में ही नहीं पता था और तुम पूरे टाइम प्रीलिम्स तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो तुम्हारे सामने किताबें रख दी जाती, नोट्स रख दिया, तुम अभी उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। तो न्यू नॉलेज का होना, अब न्यू नॉलेज का होना क्यों जरूरी है ये समझो। मैंने अभी इससे पहले बताया नेचर ऑफ एग्जाम, मेरी बातों को लिखते जाओ, इस पर आपको घर जाकर आज ऐसे लिखना है। मैंने जो पढ़ाया उसमें मुझे एक विस्तार चाहिए, आपकी थिंकिंग चाहिए, क्योंकि यही है रीजनिंग का मतलब होता है थिंकिंग एबिलिटी की शुरुआत। थिंकिंग क्या है? थिंकिंग, विचार करने की शक्ति। तो विचार करने की शक्ति, पावर ऑफ थिंकिंग। क्यों? अब जरा इसको सुनो ध्यान से। नेचर ऑफ द एग्जाम क्या कहता है? यूपीएससी तुम्हारा सिलेक्शन किसके लिए करेगा? ऑफिसर्स, ऑल इंडिया लेवल, यही है। आप अधिकारी बनोगे या कुछ और बनोगे? ये तो कंफर्म है ना, अधिकारी बनने के लिए। अधिकारी के सामने, ये अधिकारी क्या, कौन सा होता है? लोक सेवक होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है। क्या होता है? लोक सेवक। यानी जनता के सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं, और इधर कौन है? सरकार है, ये गवर्नमेंट है, मान लो इसका नाम मैंने रख दिया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो कि संविधान से बंधी हुई है, डीपीएसपी से, वो कहती है कि भाई भारत को लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। यानी वेलफेयर मतलब गरीबी हटाने के लिए सरकार को पैसा दे, सड़क बनाने के लिए दे, बिजली दे, स्वास्थ्य के लिए दे, ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाए, हम और ज्यादा स्पेस क्राफ्ट अपने भेज सकें। तो इसके बारे में जो है वो बात होती है। ये कौन करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हर साल इसके लिए वो क्या बनाती है? बजट बनाती है, एक मकसद को लेके। चलो गरीबी निवारण करेंगे, इस बार हम सभी बच्चों का टीकाकरण करेंगे, पोलियो वैक्सीन देंगे, XYZ सारी बातों को लेके। लेकिन इस बजट को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है? लोक सेवक। अब ये जो होता है, ये लोक सेवक है। मैंने आपको रख दिया कि आप लोक सेवक हैं थोड़ी देर के लिए। ये लिंक होता है किसके बीच में? गवर्नमेंट। आप किसके बीच में लिंक होंगे? गवर्नमेंट, जो कि एक इच्छा रखती है कि देश से गरीबी खत्म हो, सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, लड़कियों के लिए टॉयलेट्स बने, जो है ड्रॉप आउट रेशियो कम हो, बाल विवाह कम हो। हर अपनी गवर्नमेंट का सबका एक टास्क होता है। पर्यावरण सुरक्षित रहे, जो है सफाई बढ़े, ओपन डिफिकेशन, खुले में शौच की व्यवस्था खत्म हो। और आप लिंक होते हैं किसके बीच में? जनता के बीच में। ये पब्लिक है। ये जो अभी मैं सिलेबस डिस्कशन करूंगा, तो ये जो, इसको हम लोग सोसाइटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोसाइटी। अब ये बड़ी हेटेरोडॉक्स होती है, बहुत ही अलग है। कोई धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई जाति से जुड़ा हुआ है, कोई विचारधारा से, कोई जेंडर से, कोई भाषा से, कोई क्षेत्र से, कोई स्टेटस से, कोई वर्ग से, ये जुड़े हुए हैं। अलग अलग तरह के लोग एक जगह रह रहे हैं। आपने कहा कि स्वच्छता बढ़ानी है, और चाचा कह रहे नहीं है, जब तक हम खेत की तरफ निकलेंगे नहीं तब तक हमारा काम होगा नहीं। तो ये बड़ा ही एक दिक्कत वाली बात यहां हो जाती है। अब आपको समझाना है और आपको कन्विंस करना है। अब जरा ध्यान से देखो कि सरकार ये कह रही है कि आपको ये चीज करने, आपको ये लक्ष्य प्राप्त करके हमें देना है। गांव में हमें सड़क चाहिए, या अभी आपने देखा कि 100% कह रही गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराओ, सभी जो गर्भवती महिलाएं उनको पोषण दो और उनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराओ। अब पता चला गांव में ही 50 तरह की दिक्कतें। वो बोले नहीं, हमारे, मान लो किसी की सास बोली, कह रहे नहीं हमारी बहू अस्पताल नहीं जाएगी, हमारे यहाँ इनके पापा, उनके पापा, इनके पापा जो है वो फलाने फलाने ऐसे पैदा हुए। दुनिया भर की बातें हो जाती हैं। अब आपको अपना प्रोग्राम गवर्नमेंट कह रही कराओ, ये कह रहे नहीं कराओ। अब आपको सामने क्या दिक्कत आती है? सिचुएशन आ जाती है, और इस सिचुएशन में आप अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन से निपटने के लिए आपके पास कोई भी मैनुअल नहीं है।
कोई मैनुअल नहीं कि पढ़ के बटन दबा दिया और हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा? रीजनिंग करनी पड़ेगी। रीजनिंग, जो वर्ड निकल कर आया है रीजन से, रीजन का मतलब होता है कारण, क्योंकि हर कारण एक प्रभाव पैदा करता है। एवरी रीजन क्रिएट एन इफेक्ट। बड़े ध्यान से इसको लाइन को लिखो, बड़ा खास लाइन है। यही यूपीएससी सिर्फ 2 वर्ड में है। रीजन इफेक्ट अगर तुमने मेरे साथ सीख लिया, एनालिटिकल माइंड तुमने सीख लिया, तुम्हें कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं पाएगी। हम प्रॉब्लम में इसलिए क्योंकि हम रीजन इफेक्ट को समझते ही नहीं है। कारण और प्रभाव, कोई भी चीज हो रही उसका कारण है, चाहे वो सफलता हो, चाहे असफलता हो, जीत हो, हार हो, कुछ भी हो, और उसका प्रभाव। चंद्रयान 2 छोड़ा गया और वो क्या हुआ? अपनी ऑर्बिट में सक्सेसफुली वो जो है वो नहीं लैंड हो पाया, तो प्रभाव क्या पड़ा? पूरी दुनिया ने, भारत, पाकिस्तान जैसे लोग भारत के बारे में बोलने लगे। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया, जो हमें गरीबों का देश फलाना कहते थे, आज वो हमें एलीट क्लब में कह रहे हैं कि दुनिया का पहला देश जो साउथ पोल पे पहुंच गया। तो कारण और प्रभाव, ये क्या होता है? अगर हम कहें प्रभाव, भारत की शक्ति बढ़ गई, भारत स्पेस पावर बन गया, तो उसका कारण होगा। तो कारण और प्रभाव दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। बड़े ध्यान से समझना, कारण और प्रभाव। इस संसार में जो कुछ भी लॉजिकल है वो क्या है? कारण और प्रभाव की वजह से है। अगर देश गरीब है तो उसके कारण है, तो गरीबी क्या है? प्रभाव है, तो गरीबी का कारण। जिस दिन तुमने ये 2 वर्ड को सही से तुमने समझ लिया, कॉज एंड इफेक्ट, उस दिन तुम्हें यूपीएससी समझ में आना शुरू हो जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग का फंडामेंटल होता है। आप क्या सोचोगे, भाई ये जो चचा हैं, ये ओपन डिफिकेशन, सरकार कह रही है कि हमें तुम्हारे जिले में 0 खुले में शौच नहीं चाहिए, और चचा जो है वो तमाम तरह के तर्क दे रहे हैं, देखो शास्त्रों में ये लिखा है, ढकाना में ऐसा हुआ है, फलाना चीजें ऐसी हुई हैं, तो आप इसके बारे में बहुत सी बातें करते हो। अब सवाल ये है कि चचा को समझाएं कैसे? तो आपको कारण प्रभाव लाना। आप चाचा को लाठी भी नहीं मार सकते, क्योंकि आप लोक सेवक हैं, मालिक नहीं है, आप लोक सेवक हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको गवर्नमेंट के टास्क पूरे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नई लॉजिक को डेवलप करना, समझाना पड़ेगा, पीयर ग्रुप बनाने पड़ेंगे, आपको उनको बताना पड़ेगा कि इससे कितनी बीमारियां होती हैं। वो अपने तर्क देंगे, आपको अपने तर्क देने होंगे। यानी ऑफिसर बनने का पहला गुण क्या होना चाहिए? यू मस्ट हैव द रीजनिंग माइंड। बड़े ध्यान से लिख लो इसको। ऑफिसर बनने के लिए पहला गुण होना चाहिए, यू मस्ट हैव रीजनिंग माइंड। यानी वहीं से आपको सॉल्यूशन निकालना है, वहीं से आपको सॉल्यूशन निकालना है। यस, हेलो। ठीक है, मैं बात करता हूं, अभी क्लास से निकल गया। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कारण और प्रभाव क्या चीज होती है ना? तो आपकी पहली शर्त मानना जा रहा है कि आपके पास रीजनिंग माइंड होना चाहिए, क्योंकि आपको सिचुएशन को एनालिसिस करके क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है या क्राइसिस मैनेजमेंट करना है। और ऑफिसर्स को ये बहुत करना पड़ता है, पूरी लाइफ में ये काम करते रहना पड़ता है। क्राइसिस, दंगे हो गए तो हमेशा बल प्रयोग नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं? जाते हैं, वहां के जो बुजुर्ग आदमी पहले उनको पकड़ते हैं कि चाचा आप चल के समझाओ, आपकी बात सुनी जाती है। तो हर तरीके से, जहां लाठी चलानी होती है वहां लाठी चलाते हैं, जहां बातचीत करनी होती है वहां बातचीत करते हैं, जहां शांति प्रक्रिया अपनानी होती है वहां शांति प्रक्रिया अपनाते हैं। कौन सी धारा लगाई जाएगी, क्या किया जाएगा, वो सारी चीजें वो मैनेज करते हैं। तो रीजनिंग माइंड सबसे इंपॉर्टेंट। तो इस एग्जाम का जो पहला नेचर है वो क्या है? आपका रीजनिंग माइंड चेक करना। और ये क्या है? स्क्रीनिंग है, इसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते हैं। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है प्रीलिम्स में कौन इस एग्जाम में आगे जाने योग्य है या नहीं है। प्रीलिम्स के मार्क्स आपके जोड़े नहीं जाते फाइनल मार्क्स में, ये सिर्फ कट ऑफ है। तो वो किस लिए? ताकि ये देखा जाए कि आप सीरियस कैंडिडेट हो या नहीं हो। अब आ जाओ मुख्य परीक्षा पर, मेंस पे। मेंस क्या है? व्हाट इज द मेंस? प्री समझ में आया? ये सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, ये आपका कैरेक्टर है। तो अगर आप आज से जब पढ़ना शुरू करें, तो अगर आप रीजनिंग माइंड के हैं, तो जब मैं सिलेबस एनालिसिस कराऊंगा तो उसका मकसद क्या है? आपका रीजनिंग माइंड चेक करना। ये सिलेबस हम लोग रट लेते हैं, सिलेबस रटना नहीं है,
मैं चाहता तो आज उठाता और सिलेबस पढ़ाना, बहुत से लोग कह रहे होंगे सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, फलाना नहीं कर रहे हैं। जरूरत ही नहीं है इसकी तुम्हें। सबसे पहले जानो तो मुझे पढ़ना क्यों है और पढ़ने का मेरा मकसद क्या है। अब जब तुम कॉज एंड इफेक्ट के साथ पढ़ोगे सिलेबस, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज जो पढ़ाई जा रही है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हम महिला सशक्तिकरण पढ़ने जा रहे हैं तो महिला सशक्तिकरण के प्रभाव क्या क्या होंगे। अब तुम ऑटोमेटिकली, अगर तुमने आज मेरी इस पॉइंट को लिखा कि अब से जो हमें पढ़ना है कॉज एंड इफेक्ट के साथ पढ़ना है, अपने आप तुम ढूंढना शुरू कर दोगे। और अभी तुम चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो घर जाके। अगर एक महिला सशक्त हो जाती है, एक महिला सशक्त हो जाती है, तो महिला के सशक्त होने के क्या क्या कारण होंगे, और एक महिला अगर सशक्त हो जाती है तो क्या क्या प्रभाव होंगे। लिख सकते हो आज तुम लोग, घर जाके होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तुम्हारा थिंकिंग, तुम्हें समझ में आएगा यूपीएससी है क्या बेसिकली। और तुम जो समझ रहे थे वो उससे डिमांड सप्लाई अलग है। तुम राशन की दुकान पे जूता ढूंढ रहे थे, सही दुकान पे पहुंचो। तो कॉज एंड इफेक्ट, एक महिला के सशक्त होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। वुमेन को इंपावर करना है, कैसे तुम इंपावर करोगे, कारण मतलब उसके कैसे तुम उसकी प्रक्रिया को स्थापित कर सकते हो, और उसके क्या क्या अगर एक महिला, एक वुमेन जो है इंपावर हो गई, इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक पढ़ी लिखी महिला है, मान लो महिला को तुमने पढ़ा दिया, तो निश्चित रूप से उसके बच्चे की एजुकेशन बहुत अच्छी हो सकती है। वो अपने बच्चे की एजुकेशन के साथ साथ बच्चे की हेल्थ को लेकर भी कंसर्न हो सकती है, क्योंकि मां से ज्यादा अपने बच्चे की हेल्थ की देखभाल और कोई नहीं कर सकता। तो उसके हेल्थ को लेकर सबसे, और अगर मां इस चीज को अवेयर है तो इसका मतलब बच्चा के स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड का तुम्हें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो पहली चीज तो ये हो गई। और सोचो, तो अगर सोचोगे, अब मैंने कहा सोचो, तो यूपीएससी में जब रीजनिंग आ जाती है तो फिर अगला स्टेप होता है सोचना। आप थिंक करना, और जिस दिन तुमने थिंक करना शुरू कर दिया, एग्जाम तुम्हारा है। क्यों, इससे सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, तुम्हारा सिलेबस तुम्हें आसपास दिखने लगेगा। जब कोई महिला तुम्हें दिखाई पड़ेगी, बोझा ढो रही है, घर के काम कर रही है, तो अब तुम्हारे लिए वो सिलेबस का पार्ट होगी। चलो इसका बिहेवियर एनालिसिस करते हैं, इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये अपना परिवार कैसे चला रही होगी, इसके जीडीपी में कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके इन्हांसमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, ये स्किल वर्क कर रही है या अनस्किल वर्क कर रही है। देखो कितने क्वेश्चन निकलते चले जा रहे हैं। तो अनस्किल वर्कर से इसको स्किल में कैसे लेके जा सकते हैं। मान लो स्किल हो गई, कोई काम करना चाहती है, किसी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इसको इन्वेस्टमेंट देने की सुविधा है या नहीं है। अब वो तार जोड़ने शुरू हो जाएंगे, और जिस दिन तुमने तार जोड़ लिया, उसमें पढ़ाई में एक नया मेथड आ जाएगा, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। सुना होगा तुमने, अंतर विषयक ज्ञान यूपीएससी की सबसे बड़ी ताकत होती है। हो जाएगा तुम्हारे लिए अंतर विषयक ज्ञान। अब आ जाए मेंस क्या होता है। मेंस डिसिप्लिन है। एक पार्ट तो अच्छा है तुम्हारा मेंस। और क्या है, मुख्य परीक्षा। सुना है कि नहीं सुना इससे पहले, 1750 नंबर का होता है। हाँ, व्हाट इज मेंस एग्जाम, अपना ज्ञान विचार व्यक्त करना। मान लो तुम्हारा कुछ भी विचार है तो व्यक्त कर दोगे उसमें। चलो, डिसीजन लेना। आप बताओ, मेंस परीक्षा तुम ही बताओ। डेढ़ सौ। चलो इसको और थोड़ा एलिब्रेट। कोई और जवाब देना चाहेगा? गर्ल्स एकदम चुपचाप बैठी हुई हैं। टू दी पॉइंट लिखना या बोलना। कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात करना। और कोई? तुम लोगों को तो मेंस के बारे में पता होगा। मेंस एग्जाम सबसे टफेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है, क्योंकि इसी के मार्क्स से आपके करियर तय होता है। अगर मैं तुमसे कहूं तो मेंस कुछ और नहीं, व्यक्तित्व है।
पर्सनैलिटी तुम्हारी क्या है। ये जो तुम इस पूरी प्रक्रिया में गेन करते हो वो मेंस है। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो तुम गेन करते हो वही मेंस है। मैं एग्जांपल लेता हूं। एक स्टूडेंट है जो बाय नेचर बहुत बिखरा हुआ है, अपने थॉट्स में, अपनी राइटिंग्स में, अपने बिहेवियर में, अपने डिसिप्लिन में बहुत स्कैटर्ड है। कभी इकोनॉमिक्स उठा लेगा, कभी पॉलिटी उठा लेगा, कभी खूब बोलना शुरू कर देगा, कभी राइटिंग नहीं करेगा, किसी डिसिप्लिन को वो फॉलो नहीं करता है। एक स्टूडेंट है जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है बड़े ध्यान से, उसकी राइटिंग का, उसके बोलने का, उसका बात करने का। कुछ लोगों को तुमने बोलते हुए सुना होगा, जब वो बोलना शुरू कर देते हैं तो बोलते ही रहते हैं, तो बिखर जाते हैं, ठीक है। तो उनका एक अलग ही माइंडसेट होता है। होता क्या है कि जब आप मेंस में जाते हो तो मेंस में भी आपने कहा अपने विचारों को प्रस्तुत करना, नहीं, यही तो तुम नहीं जानते। तुम्हें अपने विचार नहीं प्रस्तुत करना है, एग्जामिनर के पूछे गए प्रश्न के फ्रेमवर्क के अंदर अगर वो तुमसे तुम्हारा विचार मांग रहा है तो होश में रहते हुए अपने विचार प्रस्तुत करना। अगर वो नहीं मांग रहा है तो तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या वाले प्रश्नों में आप अपना विचार नहीं रख सकते। ये डिसिप्लिन है, यानी इसको बोलते हैं फूक फूक के कदम रखना। तो मेंस कुछ और नहीं है, डिसिप्लिन, और उसके साथ साथ डिसिप्लिन किस बात का? डिसिप्लिन शब्द का, डिसिप्लिन समय का, डिसिप्लिन विचार का, डिसिप्लिन अपनी बात को रखने का, डिसिप्लिन अपने आप को किनारे रख के सामने वाले की डिमांड को समझने। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे टॉपिक आ गए, फेमिनिज्म का टॉपिक आ गया, गरीबी का टॉपिक आ गया, वो हमारे दिल के बड़ा करीब है, हम बिखर जाते हैं। आपको डिसिप्लिन मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। यहां पर डिसिप्लिन के साथ एक और वर्ड आएगा, सेल्फ कंट्रोल। मान लो तुम्हारी कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुमसे मान लो चंद्रयान 3 पे तुम्हारा मन आह्लादित है, एकदम देशभक्ति से भरे हुए हो, और वो तुमसे इसके हानियों के बारे में पूछ रहा है, इसे नुकसान क्या होगा। और तुमने तो पूरा एकदम खून उबाल उबाल के भारत माता की जय बोलते हुए, बहुत अच्छी बात है, तुमने सब कुछ पढ़ा हमारे वैज्ञानिकों के बारे में, और उसने पूछा कि भारत के इस अभियान का क्या निगेटिव पॉइंट होगा। अब तुम तो इसके लिए तैयार नहीं थे और तुम्हारे मन में कूद भी रहा है। मान लो तुमने कहा ज्यादा इसके नेगेटिव पॉइंट नहीं है, फायदे बहुत हैं। अब आपने अपना बिखरना शुरू कर दिया। अब आप बता, वो तुमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या, क्यों नहीं नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मान लो जैसे तुम सोचना शुरू करो कि कुछ समय बाद जब ये यान खराब हो जाएगा तो स्पेस कचरा, स्पेस जो वेस्ट है वो बढ़ जाएगा हमारा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने यान तो छोड़ दिया, लेकिन उस कचरे को समेटने का हमारे पास कोई विज्ञान मौजूद नहीं है। तो ये कचरा क्या होगा, आने वाले दूसरे यान से टकरा सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। हम इसके बारे में बात करेंगे, स्पेस वेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग? क्योंकि हमने पढ़ते समय उसको सोचा ही नहीं। और जब हम प्रभाव वर्ड यूज करते हैं तो प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। जो स्टूडेंट न्यूट्रल होकर इसके दोनों प्रभावों को समझ सकता है, जो किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, और वो कौन नहीं होगा? जो डिसिप्लिन्ड है, जो डिसिप्लिन्ड है, जो रीजन, और फर्स्ट स्टेप में क्या सीखा हमने? रीजन, कारण और प्रभाव सीखा, वो हमारी आदत का हिस्सा बना। सेकंड में कहता है कि इस आदत को डिसिप्लिन कर दो। अगर एग्जामिनर तुमने कहा कि मेरे अपने विचारों को रखना, नहीं, वो जो तुमसे विचार रखने के लिए कह रहा है तुम बाध्य हो कि तुम्हें उसी तरीके से रखना है। और रखते समय तुम्हारा ज्ञान नहीं चेक किया जा रहा है, तुम कितना अथाह डूब गए हो। अगर वो तुमसे कह रहा है 150 वर्ड में रखना है तो तुम्हें 150 वर्ड में ही रखना है। तुमसे कह रहा है 7 मिनट में एक आंसर लिखना है, तुम्हें 7 मिनट में ही एक आंसर लिखना है। तुमसे कह रहा है तुम्हारे मन मर्जी की, दिल तुम्हारा बल्ले बल्ले कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसका निगेटिव पॉइंट, नकारात्मक पक्ष लिखना है, तो तुम्हें उसका नकारात्मक पक्ष लिखना पड़ेगा। और ये वही कर सकता है जो डे 1 से डिसिप्लिन्ड है, जो अपने आचार व्यवहार में अपने माइंड को कंट्रोल करके चल सकता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख सकता है, वही सक्सेसफुल हो सकता है। मैंने कितनी कॉपियां देखी हैं, बड़े बड़े विद्वानों की, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 4 उनसे लिखवा दो, आंसर लिखा नहीं जाता। कई ऐसे बच्चों को देखा है, मतलब लिखना शुरू किया, अरे वो इतना भावनात्मक होकर लिख देते हैं किसी चीज पे, कोई वीरता, राष्ट्रभक्ति की बात आ जाती है, पता चला कि आधे से ज्यादा में उनका खाली इंट्रोडक्शन ही खत्म नहीं हो पाया। और जगह आपको पता है फिक्स होती है, आपको लिखने के लिए फिक्स जगह मिलती है, उसी में क्वेश्चन छपे होते, इतने में ही आपको लिखना है, और आप बह गए,
मामला साफ हो गया, आपने अपना आंसर ही कंक्लूड नहीं किया। तो ये क्या होगा, ये सारे वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन का फायदा नहीं उठाया। उनको लगा था कि बी कॉपी सी कॉपी भर देंगे तो पास हो जाएंगे। तो यहां हर शब्द, हर पॉइंट, हर क्वेश्चन, यानी जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप उस क्वेश्चन पे फोकस करो। कई बच्चों को कुछ अपना एक दो अच्छा पॉइंट मिल गया, उसी में बहक गए, चलो यार अब लिख डालते हैं। शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन आपने याद किया होगा कि बहुत मन से धीरे धीरे सुंदर सुंदर अंडरलाइन करते हुए लिखते हैं, बाद में हम सिग्नेचर वाली मुद्रा में आ जाते हैं। तो वो कहता है यहां काम नहीं चलेगा, आपको पहला क्वेश्चन भी उसी डिसिप्लिन के साथ करना है जो लास्ट क्वेश्चन को करना है। तो यूपीएससी में जो व्यक्तित्व है, आप एक्चुअली में तुमने क्या हासिल किया एक साल कोचिंग में, वो तुम्हें मेंस में दिखाई पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। बार बार इसीलिए मैं कहता हूं, ये कोई कोर्ट नहीं है, क्योंकि इस व्यक्तित्व प्रक्रिया में आप मान लो जैसे आपको मैंने एक डायरी दी है जिसमें आपको मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करने हैं। अब आप नहीं कर रहे हो, आप कैजुअल हो, आप आज नहीं तो कल फंसोगे, अपनी कैजुअलनेस उस आंसर राइटिंग में दिखा दोगे। आपको यहां प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वो सारी चीजें वो वहां जाकर इकट्ठा हो जाएंगी और वो तुम्हें फिर रिप्लाई कर देगा। सो मेंस कुछ और नहीं है, आपका उस प्रेजेंस में रहना और डिसिप्लिन होकर रहना है। और मेंस परीक्षा इसीलिए बहुत कठिन मानी जाती है क्योंकि ये जो कुछ भी आपने थ्रू आउट लाइफ सीखा है ना, वो सब कुछ मांगती है। ये बहुत से बच्चे क्वेश्चन को एनालाइज ही नहीं कर पाते कि वो क्या डिमांड कर रहा है, वो ये लिखते हैं जो हम चाहते हैं। कई बच्चे शब्दों को नहीं समझ पाते कि कितने वर्ड्स में, वो किसी को खूब फैल के लिखने लगे, किसी को शॉर्ट कर दिया, किसी में पॉइंट्स बढ़ा दिए। वो कहता है थ्रू आउट डिसिप्लिन चाहिए। और अगर ये डिसिप्लिन मेंटेन है, और सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में भी वही डिसिप्लिन चाहिए। एक पेपर में 3-3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। इंडियन सोसाइटी लिखते समय भी हमें वही डिसिप्लिन चाहिए, ज्योग्राफी करते समय भी हमें वही डिसिप्लिन चाहिए। अगर हमने ये डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। तो आप जो गुरुकुल में करोगे, जो आपको करिकुलम दिया जाएगा, जो करिकुलम हम आपको फॉलो कराएंगे, वो आपके मेंस का रिप्लिकेशन है और कुछ नहीं। तो जो प्रैक्टिस आप यहां करोगे, आपका जैसे मन नहीं है, अरे छोड़ यार हम तो पढ़ लेते हैं बाद में लिखेंगे। अगर हम आपसे कह रहे हैं लिखना है तो आपको लिखना है, गलत लिखो, कम लिखो, लेकिन लिखना है तुम्हें। तो गुरुकुल के सभी बच्चों से मुझे संकल्प चाहिए होता है। 30 तारीख के बाद और रक्षाबंधन के बाद और मुझे संकल्प चाहिए होगा। संकल्प का मतलब ही होता है अपने गुरु को समर्पित कर देना। तो गुरुकुल का नियम है, आपको मेरे साथ संकल्प लेना होगा कि आप जैसा कहते जाएंगे हम वो करेंगे। आपको इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। मैंने कहा आपको इस समय करना है, आपने कहा मैं रात में देर तक पढ़ता हूं, मैंने कहा मुझे सुबह एक्सरसाइज चाहिए, तो आपको करना है वो। एनी हाउ, आपको लाइब्रेरी में बैठना है तो आपको लाइब्रेरी में बैठना है, आपको इतना आंसर करना है तो आपको इतना आंसर करना है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है और वो है कि आप अपने सोने का समय, गॉसिप करने का समय कम कर सकते हो, बस। जो हमें डिमांड है वो आपको करना पड़ेगा। गुरुकुल का नियम है, आपको मेरे साथ संकल्प करना पड़ेगा कि गुरुवर अब हम अपने आप को सौंप रहे हैं आपको। वहां आप अपना विवेक नहीं लगाएंगे, चल छोड़ यार डायरी में क्या रखा है, ये तो हम छोटे छोटे थे तब भरा जाता था। आपको भरना पड़ेगा। आपसे मैंने कहा कि उसमें ग्लास बने हुए हैं, उतने ग्लास पानी पीना तो आपको पीना पड़ेगा। मैं अभी हॉस्टल आके चेक करूंगा ग्लास भी कितने ml, 200 ml से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका लॉजिक है, ये साइंस के साथ बना हुआ है। आपको क्या पता चल रहा है, आपका दुश्मन कहीं नहीं है, आपके अंदर बैठा हुआ है। आज तक आप जितनी लड़ाइयां हारे अपनी वजह से हारे हैं। आपको नहीं पता ये आपकी बॉडी में जब पानी कम होता है तो मसल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ब्रेन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। आपको यहां पर पानी की बोतल लानी पड़ेगी, आपको एक डब्बे में भीगा हुआ बादाम और अखरोट लाना पड़ेगा, हर ब्रेक में आप उसको चबा के पानी पीना पड़ेगा। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसे ब्रेन फूड कहा जाता है, वो लेकर आना पड़ेगा। प्लास्टिक का एक डब्बा खरीदेंगे, बैग में आप रखेंगे। ब्रेक हुआ, आपने थोड़ा सा 2-3 बादाम, 2-3 अखरोट फांक लिया, अच्छे से चबाया, पानी पी लिया। आपको ब्रीदिंग करनी पड़ेगी हर क्लास में, ताकि बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट कर सके। सफलता के नियम बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे हैं। सफलता स्टेप बाय स्टेप चलने का नाम है। तो ये गुरुकुल में आपको करना पड़ेगा, और मैं उम्मीद करता हूं में से बहुत से लोगों को ये सब चीजें नहीं बताई गई होंगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड कैसे काम करता है, पानी कैसे आपके लिए काम करता है, कैसे देर तक बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रीलिम्स में रीजनिंग कैसे डेवलप करते हैं, मेंस का डिसिप्लिन कैसे डेवलप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपसे इस बारे में किसी ने बात नहीं की होगी, लेकिन गुरुकुल में ये बातें की जाएंगी और आपको ये फॉलो करना पड़ेगा।
मेमोरी शब्द को आपने अपने ब्रेन से जोड़ा होगा, मैं मसल्स मेमोरी की बात करता हूं। आप में से बहुत सी लोगों को बहुत सी आदतें होंगी, इतने बजे खाने की, इतने बजे जो है वो ब्रश करने की, इतने बजे। मैं पढ़ने की आदत की बात करता हूं कि बॉडी को पढ़ने की आदत पड़ जाए, कि नहीं पढ़े तो कुछ छूट रहा है, कुछ मिसिंग है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये आदत आ गई, सफलता अपने आप भाग कर आएगी। सक्सेस कुछ और नहीं, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं तो सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गुरुकुल जो है वो हैबिट फॉर्मेशन का नाम है। आपने जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं की, यहां करना पड़ेगा। आपने सुबह उठ के मेडिटेशन नहीं किया, यहां करना पड़ेगा। और हर चीज का आप मुझसे क्वेश्चन पूछो कि ये साइंटिफिक क्यों है, आप इसको साइंस क्यों कहते हो, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, रेफरेंस दे दूंगा, आपको खुद मन करे पढ़िए आप। और ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप दिन में सोते हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। पावर नैप सिखाऊंगा, योग निद्रा सिखाऊंगा, ब्रेक्स में कैसे खुद को रिचार्ज करते हैं, अपने बॉडी का लैक्टिक एसिड कैसे तोड़ते हैं। तुम्हारी पढ़ाई के दुश्मन कभी बाहर थे ही नहीं, सब कोई तुम्हारे अंदर। तुम्हें पता ही नहीं कि 45 मिनट बाद तुम्हारे दिमाग के साथ क्या होता है। फिर तुम कहते हो मुझे थकान हो रही, मेरा दिमाग भटक रहा है, फोकस नहीं हो रहा है। कभी जानने की कोशिश की क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कारण और प्रभाव कभी रहा ही नहीं। अगर वो फटीगनेस है तो उसका कारण मौजूद है, उस कारण को तुम हटा दो, तुम्हारे इफेक्ट्स बदल जाएंगे। तो तुम यहां जो करने आए हो गुरुकुल में, उसके लिए मुझे तुमसे समर्पण चाहिए। 100% रेडी हो? बोल रहे हो तो समझ लेना। तैयार हो? तैयार हो? मैं एक संकल्प दिलाऊंगा और जो इस संकल्प से पीछे गया, तो तुम्हें पता है ना, गुरु संकल्प से जब आप पीछे जाते हो तो तुम उपनयन संस्कारों को तोड़ते हो। प्राचीन भारत में यह विद्या थी, यानी तुम मनुष्य के जन्म से हटकर पशु जन्म में प्रवेश कर जाते हो। फिर पशुओं के साथ जो होता है वो तो जानते ही हो फिर तुम, राइट? तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आप इस मेथड को फॉलो करेंगे। तो आज आपका काम क्या है? आज आप में से ज्यादातर लोगों ने पैसिव लर्निंग मुझे दिखाई है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्टिव लर्निंग सिखाने जा रहा हूं। क्योंकि सिलेबस एनालिसिस जब मैं करूंगा, जा रहा हूं इंटर करने, तो अचानक से तुम्हें लगेगा तुमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। अभी जितना सुंदर, सुशील, छोटा सा, प्यारा सा 1 2 3 4 लग रहा है ना, ये अभी जब तुम इसको टच करोगे और जब कारण प्रभाव तुम अपना लगा, तुम खुद रात में तुम्हें नींद आनी, तुम में से कई लोग बोलोगे आके, सर नींद आनी बंद हो गई, रात भर वही दिमाग में घूमता रहता है। अभी तो तुमने उसको टच ही नहीं किया है। अभी तक तो पूरा फैशन चल रहा है कि वो पीडीएफ होती है, पढ़ लो, ये टिक मार दो, ये पूरा हो गया। उसको खोलो तो एक बार, डिकोड तो करो, उसको रीजनिंग में लेकर तो जाओ। आज तुम्हारे लिए होमवर्क दिया है, आज तुम कारण और प्रभाव खाली तुम महिला सशक्तिकरण पे निकाल दो। तो सोचो कि अगर मैं चारों पेपर के साथ ये ऐसा करने लगूंगा तो कहां तक जाएगा ये। लेकिन उससे पहले मुझे आपकी कुछ तैयारी चाहिए, और आप सभी के सभी पैसिव लर्निंग कर रहे हो, और ये बहुत गलत है। क्योंकि 15 मिनट बाद अगर ये फोन को थोड़ी देर यूज ना करो तो इसकी स्क्रीन क्या हो जाती है? लॉक हो जाती। क्यों लॉक हो जाती है? क्यों लॉक हो जाती है? क्यों? बैटरी सेव करने के लिए। यही होता है ना, इसका फंक्शन यही होता है ना, बैटरी सेव करने के लिए स्क्रीन की लाइट वाइट सब अपने आप बंद हो जाती है। ये होता है ना पावर लॉक उसका होने का, यही होता है। हमारा ब्रेन बहुत आलसी है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी सेव करना, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी इसी को चाहिए होती है। तो जैसे ही आप अपनी ये जो आइडल बॉडी लेके चल रहे हो ना, इसको जैसे ही मिलता है, कभी देखना 12-15 मिनट बाद ही आपको स्लीप मोड में डाल देता है। आपकी आंखें खुली होंगी लेकिन आप एक सोती हुई अवस्था में चले जाते हो। आपकी बॉडी एनर्जी, उसको समझ में आ जाता है कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई मसल मूवमेंट नहीं हो रही है, इसको पावर सेविंग मोड में डाल दो। तो आपकी आंखें खुली हैं, मुझे सुन रहे हो, लेकिन आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए मैं पैसिव स्टडी का बहुत विरोध करता हूं। तो मेरी क्लास में मुझे 2 कॉपियां चाहिए। एक कॉपी वर्टिकल यूज होगी और एक कॉपी हॉरिजॉन्टल यूज होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपको रखना पड़ेगा, क्षैतिज। व्हाइट पेपर का यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। 2 कॉपियां एक साथ चलेंगी, एक कॉपी नोट्स कॉपी होगी और दूसरी डिस्कशन कॉपी होगी। यूपीएससी में अगर आपको चीजों को क्रैक करना है तो आपको डिस्कशन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। यूपीएससी की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो डिस्कशन होती है, क्योंकि डिस्कशन क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन से लिंक करता है। और एग्जाम कौन सा है तुम्हें अब समझ में आ गया, रीजनिंग का एग्जाम है ये। आज तो क्लियर हो गया। तो
तो रीजनिंग के लिए तुम्हें इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ता है। क्योंकि रीजनिंग कैसे किया जाता है, मान लो एक शार्लॉक होम्स का नाम सुना होगा या किसी जासूसी कहानी को सुना होगा, रीजनिंग वही होता है। अच्छा ये पैरों के निशान है तो ऐसे अंदर आ रहे हैं, तो आदमी क्या सोचता है कि मतलब चोर इसी दरवाजे से आया होगा, कातिल इधर से आया होगा। अच्छा कोई सामान टूटा फूटा है तो वो क्या पुलिस वाला कहता है, इसका मतलब यहाँ स्ट्रगल हुआ होगा, कोई युद्ध, देखा होगा आप लोगों ने पिक्चरों उच्चरों में। अच्छा सामान निकला हुआ है, इसका मतलब चोरी हुई है, नहीं निकला हुआ है, घर में कोई चोरी नहीं हुई है, यानी कि ये जो मर्डर किया गया है या जो भी हुआ है ये किसी दूसरे पर्पस से हुआ है। तो पुलिस वाले क्या होते हैं, रीजनिंग करते हैं। कभी आप पढ़ना कोई भी क्रिमिनल स्टोरीज, तो ठीक है, अच्छा दरवाजा तोड़ा नहीं गया, इसका मतलब है घर का ही कोई मेंबर है या जिसके पास चाबी रहती हो या पहले से आता जाता रहा होगा, क्योंकि दरवाजा अंदर से खोला गया, यानी जो कत्ल करने वाला है परिचित है। अनजाना आदमी के लिए आप दरवाजा नहीं खोलते, ऐसे सुना होगा ना, आपने पढ़ा भी होगा, कई रियल स्टोरीज भी हैं। तो फिर क्या करती है पुलिस, लिस्ट करती है कौन कौन करीबी है, कौन कौन आया गया, फिंगरप्रिंट्स कहां होंगे। तो इसका मतलब फिर क्या होता है, 4 लोगों से इन्वेस्टिगेशन होती है और एक को कातिल पकड़ लिया जाता है। ऐसे ही होता है, ज्यादातर केसेस में ऐसे होता है। इसको रीजनिंग बोलते हैं। तो रीजनिंग के लिए क्या होता है, आपके जो साक्ष्य हैं वो जूते के निशान, दरवाजा अंदर से खुला गया, तोड़ा नहीं गया है, इसका मतलब है परिचित रहा होगा तभी तो आपने दरवाजा खोला, वो यहां बैठा था, चाय कॉफी पी गई थी, इसका मतलब बातचीत पहले हुई है, फिर किसी बात पे झगड़ा हुआ, फिर कौन कौन ऐसा रहा होगा, तो ये रीजनिंग होती है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने फैक्ट्स को तैयार रखना पड़ेगा। तो व्हेन यू हैव द रीजनिंग माइंड, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो डिस्कशन इसमें बहुत मदद करता है। डिस्कशन ही यूपीएससी की जान है। तो डिस्कशन कॉपी, जैसे इससे पहले के 2 बैच हैं, वो डिस्कशन की कॉपी उसकी जाके देखो हॉस्टल में भरी पड़ी है, और वो पूरी पूरी क्लास के डिस्कशन को एक पेज में ले आते हैं। तो वो आपको सीखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एक्टिव स्टडीज, यानी आप हर समय क्या होगा, एक्टिव रहोगे। फिर देखो पढ़ाई का मजा, आपने कभी इस तरह से पढ़ाई नहीं की होगी, तो गुरुकुल में सबसे पहले मैं आपको यही सिखाऊंगा। रेडी? तो चलिए अब मैं मेंटर्स को भेजता हूं। तो टीचिंग और मेंटरशिप ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, और मेंटर्स के साथ आप अपनी कमियों को पूरा करते जाओगे, क्योंकि आप यहां उसी प्रोसेस के लिए आए हो। मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है गुरुकुल का। तो मेंटर्स अब हॉस्टल में भी बैठने जा रहे हैं, तो हॉस्टल का आपका एक शेड्यूल मिलेगा। ये मत समझना कि यहां से छूट गए और घर जाके आराम से बैठ गए, कुछ भी कर लिया। आप अपने कमरे में उस दौरान नहीं रहोगे। अगर मेरी विजिट होगी और मुझे कमरे में आप दिख गए तो फिर आपके लिए भारी मुसीबत है। उस दौरान जो हमने स्लॉट दिया, भी आपको एक टाइम टेबल मिलेगा, उस दौरान आप पूरी तरीके से कहां रहोगे, हॉस्टल के अंदर रहोगे, ठीक है, और लाइब्रेरी में रहोगे। लाइब्रेरी में मेंटर बैठेगा, वो आपको डेली टास्क देगा, इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं, वो आपको हर हालत में कवर करने, तभी आप खाना खाने के लिए जा सकोगे, ठीक है। तो गुरुकुल में खाना मिलता नहीं है, खाना अर्न करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा खासा टाइम टेबल है। अभी अपना दिल थोड़ा सा मजबूत कर लो, फिर वो टाइम टेबल तुम्हें मिलने जा रहा है, ठीक है। तो दिल मजबूत कर लो। अभी हम चाह नहीं रहे कि पहले दिन तुम्हें झटका लग जाए, थोड़ा अपने सीनियर्स को देख लिया होगा। और अब चूंकि सेंट्रलाइज लाइब्रेरी हमारी बन गई है, तो हम लाइब्रेरी के घंटे भी बढ़ाने वाले हैं। तो आप सिर्फ अपने कमरे में 1 घंटा डिस्कशन के लिए जाएंगे, आंसर राइटिंग के लिए जाएंगे, उसका लाइट्स ऑफ और सो जाइए, ठीक है। तो कल मैं आपसे डिस्कशन करूंगा इस डायरी के बारे में। ये डायरी आपकी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज है। इस डायरी पर आपको बहुत ज्यादा काम करना है। और एक्टिव स्टडी पे बात करूंगा, कैसे आप पैसिव स्टडी से एक्टिव स्टडी में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम सिलेबस एनालिसिस पे आएंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज जो भी सीखा, मुझे इस पर आपसे आर्टिकल चाहिए। आपकी कॉपी पे पूरे प्रोसेस, अब मैंने जो जो वर्ड यूज किए हैं, आप सबसे पहले आज घर जाकर चेक करो कि आपकी रिटेंशन कैपेबिलिटीज क्या है। मैंने आपको क्या बताया, एबिलिटी। तो जब हम एबिलिटी वर्ड की बात करते हैं तो गुरु शिष्य की पहले की मौजूद क्षमता देखता है, अभी तुम कहां हो। तो आज जो भी मैंने इतनी देर मैंने नॉन स्टॉप बात की है, बहुत से लॉजिक डेवलप किए हैं, तो इस दौरान जो भी स्टूडेंट, आज मेरी क्लास जब मैंने जहां से शुरू किया है और जहां से मैंने इसको खत्म किया है, इसका पूरा का पूरा मुझे स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल चाहिए, कोई भी स्टेप मिस किए बिना, ठीक है। एक बात से मैंने दूसरी बात कैसे निकाली, तीसरी बात कैसे निकाली, मुझे पूरा चाहिए। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप किसी से पूछेंगे नहीं क्या हुआ था। आपको मैं बताऊंगा कि हमारी 5 तरह की मेमोरीज होती हैं। एनएलपी क्लास है ये, और मुझसे कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हूं। अपने सीनियर बैच से पूछना कि बस आंख में देखा और बता देता कि आदमी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो मुझसे कभी मत कुछ छुपाना।
छुपा ही नहीं पाओगे। एनएलपी बहुत पावरफुल होता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बहुत ही हाई साइंस है जो हमारी एजुकेशन में नहीं है। गुरुकुल एक ऐसा, जो गुरुकुल का पूरा कॉन्सेप्ट ही वो एनएलपी का कॉन्सेप्ट है। व्हेन यू रियलाइज योर माइंड पावर, आप अपनी दिमागी शक्ति को जगा लेते हो। हमारे जीवन में दो ही, सफलता और असफलता, तुमने दो शब्द सुने होंगे। एनएलपी सफलता और असफलता के बारे में बात नहीं करता। एनएलपी कहता है आइदर यू कंट्रोल बाय द माइंड, आइदर यू कंट्रोल द माइंड। या तो आप दिमाग के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हो या आप दिमाग को नियंत्रित कर रहे हो। बोथ आर द हैबिट्स। तो एनएलपी सफलता असफलता को नहीं जानता है। देयर इज नो सच थिंग सक्सेस और फेलियर इन एनएलपी। व्हेन यू कंट्रोल योर माइंड तो आप सक्सेसफुल हो। अगर आपका आपके दिमाग पे कंट्रोल है तो आपका भूख, आपकी थकान, आपका दिमाग भटकना, इमोशंस, सब कुछ कहां पैदा होते हैं? सब यहीं पैदा होते हैं। अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। गुरुकुल में जो बच्चे आए थे, कितना हाहाकार मचा हुआ था। पहले 1.5 हफ्ते में बहुत परेशान था। ऐसे ऐसी फरमाइशें, ऐसी ऐसी चीजें कि ऐसा लगा आज ही बाउंड्री कूद के भाग जाएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ, वो सिस्टमाइज होकर काम करने लगे। जैसे अभी उसको नींद आ रही थी, उसने जमाई ली। ऐसे मुझे पहली क्लास याद है, वो लड़की आज बहुत एक्टिव है, उसने जो 7-8 जमाई ले ली थी। अब ये ऑक्सीजन की कमी है, ये वही स्लीपिंग, इनका दिमाग कह रहा है, ये लिख नहीं रहे हैं तो इनका दिमाग इनसे क्या कह रहा है कि तुम स्लीपिंग मोड में चले जाओ। और जब मेरे जैसा खूंखार टीचर सामने खड़ा हुआ है, जो आई कांटेक्ट करके बात करता है, जो कई तरह से देखता है, मैं अपने कानों से भी देखता हूं, मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो उसके सामने और सोचो जब क्लास शुरू हो जाएगी तब कितना सोओगे। तो ये सिम्टम्स बहुत खतरनाक होते हैं। यहां हर एक चीज पर यही ध्यान दिया जाएगा और मैं तुम्हें लॉजिक बताऊंगा कि किस वजह से तुम्हें ऐसा हुआ। तो एनएलपी दो चीज जानता है, या तो तुम दिमाग के द्वारा कंट्रोल हो जाओगे। तुम्हारा दिमाग जब तुम पे कंट्रोल करेगा, अरे यार चल यार बोरियत हो रही है, बोर हो गए हैं, थक गए हैं, सो जाते हैं, आराम चाहिए, दिमाग भटक रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, इमोशनल प्रॉब्लम आ रही है, फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है। ये कब होता है? जब आप दिमाग के द्वारा कंट्रोल किए जाते हो। तो तब दिमाग आपको कंट्रोल करता है तो डोपामाइन रिलीज करता है। एवरीथिंग इज साइंस। और फिर जो डोपामाइन जब रिलीज करना शुरू करे तो आपको हर वो चीज पसंद आने लगती है जिसमें प्लेजर हो, जिसमें खुशी आपको मिल रही हो। फिर वो सही और गलत नहीं जानता है। और इसका जितना अधिक लेवल हो, जैसे कोई ड्रग्स लेने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको शराब की तलब हो जाती है, तो वो सारी चीजें, गेम्स खेलना, फोन की तलब, ये सब डोपामाइन है। वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद तुम्हारे दिमाग में घंटी बजाता है, मुझे ये चीज चाहिए, फिर आप उसकी तरफ भागते हो। फिर ये जब धीरे धीरे और स्ट्रांग हो जाता है, फिर आप एडिक्ट हो जाते हो। फिर आपको वापस लाना बहुत मुश्किल, वो चेन से बांध के जो रिहैब में ले जाते हैं ना, वो स्थिति हो जाती है। तो दो ही कंडीशन इस संसार में, जीत हार, सफलता असफलता, दो ही लोग तय करते हैं। वन हु कंट्रोल देयर माइंड, वो जो अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, वो सारी सिचुएशन उनके हाथ में होती है। भगवत गीता में इसी को स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। अगर आप श्लोक पढ़ेंगे, वो जो न खुशी में खुश हो न दुख में दुखी, उसको स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। उसी को भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर क्या कहते हैं? वो योगी है, वो कर्म योगी है, वो हर सिचुएशन में समान है। जो ना बुराई करता हो ना प्रशंसा करता हो, वो स्थिर प्रज्ञ है। तो वो जो चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट। वो क्या होता है? इसका सीधा मतलब होता है यू कंट्रोल योर माइंड। You control your mind. And when the mind controls you, फिर तो कोई खट्टे से आवाज हुई, तुम्हारा दिमाग उधर भाग जाएगा। जरा सा शोर हुआ, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तुम कभी अपना साइंस लिखो, यहां पे बताऊंगा, अपने जितने भी चिन्ह है वो लिखो। किसी ने कुछ बोल दिया, तुम इमोशनल हो जाते हो, हर्ट हो जाते हो, कहते हैं मैं हर्ट हो गया। ये सब कुछ और नहीं है। कोई तुम्हें शरीर को टच किए बिना कोई तुम्हें हर्ट कर देता, दिल टूट गया, इमोशनल मूड स्विंग हो गया, ये सब शब्द तुमने बहुत प्यार से प्रयोग किए होंगे। ये शब्द नहीं है, तुम्हारी कमजोरियां हैं, क्योंकि तुम माइंड के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हो। वो जैसा तुमसे चाह रहा है वैसा तुम्हें। और तुम्हें पता होगा कि ये जो डिप्रेशन होता है, ये माइंड के लिए ये भी एक प्लेजर है। कई लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं, क्योंकि सैड सॉन्ग सुनते समय वो ड्रिंक करते हैं, वो एक अलग ग्रुप में बैठते हैं, सूरज उनको डूबता हुआ ज्यादा अच्छा लगता है। कभी तुम पढ़ो इनके बारे में, क्योंकि वो भी उनके लिए प्लेजर होता है। ये दिमाग के खेल बड़े खतरनाक होते हैं। अंत में कई बार तुमने देखा होगा लोग सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, हाथ काट लेते हैं। बहुत आपने देखा, एक एक्टर थे,
बड़े खूबसूरत, सक्सेसफुल, सब कुछ, क्या कमी थी? लेकिन अपना जान देके खत्म, युवा अवस्था में, यंग एज में। तो ये क्या होता है, ये दिमाग सारा खेल खेलता है, उसको इन सब में मजा। कई लोग खुद को चोट पहुंचाते हैं। हमारे ही यहाँ एक बच्ची आई थी, अभी उसका एडमिशन कैंसिल करना पड़ा मुझे। उसने कई जगह अपने हाथ काट रखे थे, तो वो दुखी जब होती थी, चिल्लाती थी और ये सब कुछ, तो शी हर्ट हरसेल्फ। हमें भेजना पड़ा उसके घर। मैंने कहा ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। और सिर्फ 5 मिनट की मैंने उसकी काउंसलिंग की थी, उसकी कुंडली निकाल के उसको दे दिया था, जो उसके माँ बाप को भी नहीं पता थी। तो ये जो चीजें होती हैं बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब कोई खुद को हर्ट कर रहा है, सोचो क्यों? उसका दिमाग उससे करा रहा है, उससे उसको रिलीफ फील होता है। तो इसको मत खेलने दो खुद से। एनएलपी तुम्हें बताता है कि तरीके बताता है अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल रखना है। और एक बार तुमने अपना दिमाग कंट्रोल कर लिया तो तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। और वो मैंने पहली क्लास में से पहले की क्लास अगर आए होगे तो मैंने तुम्हें बताया था, टाइम और स्पेस थ्योरी। तो गुरुकुल कुछ और नहीं है, तुम्हारी स्पेस को जैसे तुमने इसको स्पेस दी, ये भाई साहब भागता बहुत तेज है, पकड़ नहीं पाओगे इसको। तो गुरुकुल में जो हमने शेड्यूल बनाया है वो टाइम स्पेस को श्रिंक करने के लिए बनाया है कि पहला नियम है, इसको जगह मत दो, जब ये रुकेगा तब हम इसको पकड़ेंगे। किसी भागती हुई चीज के ऊपर तुम नहीं उसको पकड़ सकते। तुम्हें घोड़े पे चढ़ना और घोड़ा दौड़ रहा है, खूब तेजी से दौड़ रहा है, अब तुमसे कहें कि घोड़े पे चढ़ जाओ, तुमको दांत वहां सब टूट जाएंगे। तो घोड़ा जब स्थिर खड़ा होगा तब तो तुम उस पर चढ़ने की कोशिश करोगे। तो दिमाग दौड़ रहा है, तुम कहते हो कि अनियंत्रित है, ओवर थिंकिंग हो रही है, इमोशनल ब्लॉकेज है, और तुम उस दिमाग को उस हालत में एकाग्र करना चाहते हो, यानी रोककर फोकस करना चाहते हो। और घोड़ा दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, तुम जितना रोक रहे हो उतना और तेज दौड़ रहा है। अब कल्पना करो ऐसे घोड़े पे तुम चढ़ पाओगे? और चढ़ने की कोशिश करोगे तो हाँ, चोट लगनी तय है। वही चीज हमारे जीवन में भी है, वही चीज हमारे जीवन में। तो सेम चीज ऐसे हो रहा है। तो पहले उस घोड़े को रोको। तो गुरुकुल का जो मॉड्यूल है वो क्या है? उस घोड़े को रोको, पहले रोको, देखो उसे, फिर इस पर चढ़ने की कोशिश करो। तो आपको ये शेड्यूल को आप अपना जो एक कहते हैं ना रिलीजियसली इसको फॉलो करना है। और मैं ये तक बोलता हूं, अगर वहां पे आपको लाइब्रेरी में बैठना है, आप पढ़िए ना पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चुपचाप अगर 4 घंटे मुझे चेयर पे बैठना है तो बैठो। पहले इस मसल्स मेमोरी को डेवलप होने दो। हमें तो मेमोरी बताई गई यहां होती है, सबसे पावरफुल मेमोरी तो मसल्स मेमोरी होती है। ये तुमने जिस दिन डेवलप कर लिया, मैं तो कई बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं, ब्रश करना, अगर तुम ब्रश करके ना हो तो कैसा फील होता है? लगता है ना कुछ छूट गया। नहाने की आदत है, खाना खाने की आदत है, तो क्या होता है? अगर वो चीज ना हो तो कैसा फील होता है कि आज कुछ रह गया। लेकिन किसी को ऐसा फील हुआ कि आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आज आंसर राइटिंग नहीं की, आज इतने आंसर नहीं याद किए? ये फीलिंग कभी नहीं आती है हमें। क्यों? वो भी तो एक्ट है, ये भी एक्ट है। तो जिस दिन तुम्हें ये फील होने लगा आज मैंने 5 आंसर नहीं लिखे, मेरी लाइफ में कुछ कमी है, वो तुम्हें रिकॉल करा रहा है। आज मैं 4 घंटे मैंने ये बैठ के पढ़ाई नहीं की, उस दिन तुम्हें, तो जिस दिन तुमने अगर ये कल्पना करो अगर ये हो गया तो तुम्हारे लिए सक्सेस कितनी आसान हो जाएगी, कितनी आसान हो जाएगी। क्योंकि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम मेमोरी और ब्रेन के बारे में बात करता है। मसल्स मेमोरी तो तुम में से कई ने पहली बार सुना होगा कि ये कौन सी चीज होती है। तो गुरुकुल मसल्स मेमोरी को डेवलप करने का नाम है कि हम तुम्हारी पढ़ाई की आदतें बना देंगे, डिसिप्लिन की आदत बना देंगे, तुम्हारा शरीर डिमांड करने लगेगा पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि बहुत आसान था, ये पहला 1 महीना आपके लिए बहुत कठिन जाने वाला है। तुमसे जो सीनियर बैच में उसमें बहुत से लोग थे लाइब्रेरी में बैठने नहीं आते थे, वो अपने कमरे में रहते थे, उनको उस समय रेस्ट करने की आदत थी। 50 लॉजिक मेरे पास आए थे, पकड़ पकड़ के सबको लाइब्रेरी में बिठाया, डांट डांट के बिठाया, जा जाके वहां हॉस्टल में छापेमारी की, तब वो वहां बैठना शुरू हुए। धीरे धीरे रजिस्टर रखवा दिया, अटेंडेंस वार्डन बिठा दिया कि कोई भी निकलो उसको निकाल के बाहर करो। सबसे वीडियो मांग ली, कैमरे लगा दिए कि अभी ये इतने बजे हैं कि नहीं है। तो सबको लगा अब कोई बचने का चारा नहीं है तो बैठो। अब जब बैठने लगे धीरे धीरे तब उनको उसके फायदे नजर आने शुरू हो गए। अब वो हैबिचुअल हो गए। क्यों? तुम्हारे सीनियर बैच में होता है वैसा, टाइम से बैठ जाते हैं। तो वो रीजन वो है कि आप उसको फॉलो करते हो। तो गुरुकुल को फॉलो करोगे पक्का? 1 साल बाद आप एक बेहतरीन इंसान बन के निकलोगे, इस बात का मेरा वादा है। थैंक यू।